अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एडुविजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुशकुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम अफसाना सिन्फ के बारे में पढ़ चुके हैं कि मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। उसके बाद आपके निसाब में शामिल दो अफसाने, एक गोरी हो गोरी और दूसरा अफसाना है आपका चौथी का जोड़ा। गोरी हो गोरी रफ़ीक हुसैन ने लिखा है और चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई। बहुत ही शानदार अफसाना है। इस अफसाने में एक दर्द, एक मर्म छुपा है। एक गरीब तबके की जो हालत है, उस हालत को इस अफसाने में बयान किया गया है। इस्मत चुगताई ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको पेश किया है। तो पहले हम इस्मत चुगताई के बारे में उनका मुख्तसर तारुफ जानेंगे, उसके बाद हम अफसाने की जानिब बढ़ेंगे। इस अफसाने में कोशिश की गई है कि आपको नाटकीय रूपांतरण जो किसका किया गया है, मैं उसको भी बीच में ऐड करता चलूँगा ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह होती चले और आप इस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ सुन सकें, देख सकें और पढ़ सकें, ताकि आप एग्जाम तक इस चीज़ को भूलें नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस्मत चुगताई के बारे में उनका मुख्तसर तारुफ देखते हैं। इस्मत चुगताई 1915-1991 1915 में इनकी क्या हुई है, विलादत हुई है और 1991 में इनकी क्या हुई है, वफात हुई है। इस्मत चुगताई जोधपुर राजस्थान में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई है? जोधपुर राजस्थान से, जहां से मैं खुद बिलोंग करता हूं। बचपन आगरा और जयपुर में गुजरा। आला तालीम अलीगढ़ से हासिल की। बरेली के एक गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल की हैसियत से पहली मुलाजमत की। ठीक है, पैदा कहाँ हुई है? जोधपुर में, लेकिन बचपन का आगरा और जयपुर में गुजरा है, राजस्थान में। आला तालीम यानी उच्च शिक्षा आपने कहाँ से? अलीगढ़ से हासिल की है। बरेली के एक गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल की हैसियत से पहली मुलाजमत की, पहली नौकरी की। इसके बाद कई स्कूलों से वाबस्ता हुई। मुंबई में स्कूलों की इंस्पेक्ट्रेस की हैसियत से तकर्रुर हुआ। एक होता है इंस्पेक्टर, उसका मुअन्नस इंस्पेक्ट्रेस इंग्लिश में, की हैसियत से तकर्रुर हुआ, यानी इनको लगाया गया उस काम पे। इसी दौरान मुंबई की फिल्मी दुनिया से राब्ता कायम हुआ और वो मुलाजमत तर्क करके फिल्मों के लिए लिखने लगी। जब उनको पता लगा कि उनका जो लेखन कला धीरे धीरे बढ़ने लगी, उनके लेखन कला की शोहरत जब ऊपर बढ़ने लगी, तो मुंबई की फिल्मी दुनिया से उनका राब्ता कायम हुआ। राब्ता कहते हैं जुड़ाव को, कनेक्शन को। उनसे कनेक्शन जुड़ने लगा, संपर्क में आई, तो उन्होंने मुलाजमत तर्क कर दी, यानी अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों के लिए कहानियां लिखना शुरू कर दिया। इस्मत चुगताई ने अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई की तहरीरों से मुतासिर होकर लिखना शुरू किया। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? अजीम बेग चुगताई। लेकिन इनकी तकलीद के बजाय अपनी अलग राह निकाली। तकलीद कहते हैं किसी की पैरवी करना, किसी की नकल करना। उन्होंने अपने बड़े भाई की तकलीद नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी नई राह निकाली, एक नया तरीका निकाला लिखने का। मुतवस्सित मुसलमान घरानों की लड़कियों और औरतों की नफ्सियात और मशागिल पर अफसाने लिखे। मुतवस्सित मध्यम वर्ग की मुसलमान घरानों की जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी नफ्सियात यानी उनके मनोविज्ञान के बारे में और उनके मशागिल, उनके आचरण के बारे में, सब चीज़ों को आपने इकट्ठा करके अपने अफसानों में लिखा है। उनके अफसानों में मुतवस्सित तबके के किरदारों की नफ्सियात के साथ साथ अखलाकी, माशरती और माशी जिंदगी के तमाम गोशों की तस्वीर कशी है। उनके अफसानों में मुतवस्सित तबके, मध्यम वर्ग के तबके के किरदारों यानी पात्रों की नफ्सियात के मनोविज्ञान के साथ साथ अखलाकी यानी नैतिक, माशरती यानी सामाजिक और माशी जिंदगी, ठीक है, माशरती, आर्थिक और सामाजिक सब जिंदगी को आपने क्या क्या तमाम गोशों की तस्वीर कशी की है। तमाम ही चीजों को उसमें आपने शामिल किया है। खवातीन की नफ्सियात, अब इसको कुछ लोग पढ़ते हैं खवातीन, असल लफ्ज खातीन ही है, ठीक है। खवातीन क्या पढ़ेंगे? तो खवातीन की नफ्सियात और मसाइल पर इस्मत से पहले भी अफसाने और नावल लिखे गए, लेकिन उनमें बेशतर मर्दों की तहरीरें थी। हालांकि ख्वातीन की नफ्सियात, औरतों के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में, उनके मसाइल यानी उनकी समस्याओं के बारे में इस्मत से पहले भी, इस्मत चुगताई से पहले भी अफसाने लिखे जा चुके हैं, लेकिन बेशतर मर्दों की तहरीरें थी, यानी जो भी अफसाने लिखे थे मर्दों ने लिखे थे। अब एक मर्द इंसान, एक मर्द आदमी अगर औरतों के बारे में लिखेगा तो कितना लिख पाएगा? सिर्फ उतना ही लिख पाएगा जितना वो उनके बारे में जानता है।
लेकिन एक औरत ही औरत का दुख, एक औरत ही औरत के बारे में उसकी नफ्सियात को अच्छी तरह से समझ सकती है। इसलिए जो तहरीर इस्मत चुगताई ने लिखी है उसका कोई मुकाबला नहीं। इस्मत ने इन मसाइल को एक औरत की हैसियत से देखा, क्योंकि वो खुद औरत है, औरत की नजर से देखा, समझा और बेबाकी से तहरीर किया। बेबाकी बिना रोक टोक के बिल्कुल निडर होकर पेश किया। तहरीर क्या लिखा? बहैसियत उस्ताद, प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल उन्होंने लड़कियों और शादीशुदा ख्वातीन के साथ खासा वक्त गुजारा था। अब उनको तरह तरह की लड़कियों के, तरह तरह की औरतों के बारे में जानकारी क्यों थी? क्योंकि बहैसियत उस्ताद वो खुद एक टीचर थी, इसलिए काफी लड़कियों के संपर्क में रहती थी। एक प्रिंसिपल भी रही तो काफी मैडम और टीचर और दूसरे असातिजा और उन बच्चों के माँ बाप, उनके पेरेंट्स से भी टच में रहती थी, इसलिए उनको दूसरी औरतों से भी क्या था, मेल जोल था। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एक इनकी पोस्ट रह चुकी है, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी रह चुकी है। शादीशुदा ख्वातीन के साथ साथ खासा वक्त गुजारा था और दूसरी कई सारी औरतों के साथ इन्होंने वक्त गुजारा था, इसलिए इनको औरतों की नफ्सियात के बारे में अच्छी नॉलेज थी, अच्छी पकड़ थी। इसलिए उनके मुशाहिदे में गहराई थी, उनका मुशाहिदा, उनका अध्ययन, उनकी जो रुचि थी उसमें क्या था, गहराई थी, बहुत डीप तक वो बातों को समझ पाती थी। उन्होंने अपने जाती तजुर्बों, निजी अनुभव और महसूसात को छोटे छोटे वाकयात की मदद से मरबूत और दिलचस्प अंदाज में पेश किया। उन्होंने अपने जाती तजुर्बों को, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, अपने महसूसात को, उन भावनाओं को, फीलिंग्स को, छोटे छोटे वाकयात को, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को मदद से मरबूत एक गठित अंदाज में क्या किया है, दिलचस्प अंदाज में पेश किया है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। मंटू की तरह इस्मत ने भी अपनी तहरीरों में बेबाकी का मुजाहरा किया है। मंटू कौन है? मंटू भी एक बहुत लेखक हैं, बहुत शानदार, सादत हसन मंटो। और ये भी जब लिखते थे तो बिल्कुल बेबाकी से लिखते थे। उनकी लेखन कला पर फहाशी तक के इल्जाम लगा दिए जाते थे और इसलिए वो जेल भी गए थे। ठीक है, तो ऐसे ही ये बातों को लिखती थी, बड़े खुले दिल से लिखती थी, चाहे बुरा लगे तो बोले, लेकिन लगे तो लगे, लेकिन समाज की सच्चाई यही है। इस्मत के अफसानों की दूसरी बड़ी खूबी दिलकश जबान और तर्ज बयान है। औरतों की जबान और मुहावरों पर उन्हें कुदरत हासिल थी, यानी औरतें किस तरह बात करती, रैंडमली औरतों बैठती उठती थी, इसलिए पता है औरतें किस तरह बात करती है। उन्होंने किरदारों की मुनासबत से तंजो मिजाज से भी काम लिया है। किरदारों की मुनासबत, किरदारों के अकॉर्डिंग उन्होंने तंजो मिजाज कैसे कहते हैं, हास्य और व्यंग्य, यानी हंसी मजाक में किसी चीजों को निशाना बनाना, उन पर तंज करने का भी आपने खासा काम किया है। इस्मत ने अफसानों के अलावा नॉवेलेट, खाके, ड्रामे, रिपोर्टाज और अदबी मजामीन भी लिखे हैं। इस्मत ने अफसाने तो लिखे ही हैं, साथ में क्या लिखे, नॉवेल भी लिखे हैं। नॉवेल से छोटा होता है नॉवेलेट, ठीक है। नॉवेलेट लिखे हैं, खाके लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं और रिपोर्टाज यानी रिपोर्टेज भी लिखी है। कलियां, चोटे, छुई मुई, दो हाथ, धानी बाकें, जिद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई, दिल की दुनिया, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, एक कतरा खून, इनके काबिल जिक्र किताबें हैं। ये सारे अफसानों के मजमुए हैं, ठीक है, और बहुत ही शानदार अफसाने हैं। आपको ये सारे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर आप एक एक नाम भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इनके नाटकीय रूपांतरण भी ज्यादातर के मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए कागजी है पैरहन के उन्वान से इनके खुद नविश्त सवाने भी शाया हो चुकी है। अब आप कहेंगे सर खुद नविश्त क्या है? दो होती है, एक तो होती है सवान उम्री, एक होती है खुद नविश्त। सवान उम्री और खुद नविश्त में एक छोटा सा डिफरेंस है। सवान उम्री का मतलब होता है किसी की जीवनी, यानी अगर गांधी जी आज दुनिया से मर गए हैं, दुनिया से जा चुके हैं, और उनके बारे में अगर कोई डिटेल लिखता है कि गांधी जी तब पैदा हुए थे, फिर बड़े हुए थे, फिर वहां गए थे, ये आंदोलन किया था, ऐसे करके बाद में उनको ऐसे ऐसे करके उनका दुनिया से रुखसत हुए थे, उन सारी बातों को डिटेल में अगर कोई लिखता है तो वो कहलाएगी जीवनी। क्या कहते हैं उसको? जीवनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं? बायोग्राफी। और उसी को उर्दू में कहते हैं सवाने उम्री। लेकिन एक होती है खुद नविश्त, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी मैं खुद अपनी जिंदगी के हालात खुद अपने हाथ से लिखूंगा, उसे बोलूंगा मैं खुद नविश्त। जो खुद ही इंसान अपने लिए लिखता है, अपनी जिंदगी के सारे वाकयात को तफसील ब तफसील, डिटेल बाय डिटेल, स्टेप बाय स्टेप सारी बातों पेश करता है, खुद नविश कहलाती है। तो इस्मत चुगताई ने अपनी जिंदगी की सारी बातों को भी कागजी है पैरहन के उन्वान से, के टाइटल से एक किताब नुमा खुद नविश्त में शाया भी किया है, शाया हो चुकी है, यानी प्रकाशित हो चुकी है। अब है प्यारे बच्चों चौथी का जोड़ा। बहुत ही शानदार चैप्टर है। चैप्टर से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए
आप इस चैप्टर को पढ़ के कंफ्यूज ना हो, चैप्टर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए कि सर कौन सा किरदार कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। उस परेशानी से बचने के लिए पहले मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूं। देखिए बच्चों, ये है स्क्रीन चौथी का जोड़ा। ये इसके क्या है, किरदार हैं सारे, जिसके कैरेक्टर हैं, जिनसे आपको सारी कहानी एक बार ब्रीफ में समझनी होगी कि सर असल में कहानी है क्या। ये कहानी के मेन 5 किरदार हैं। पहला किरदार है बी अम्मा, दूसरा है इसकी मुंह बोली बहन, तीसरा है कुबरा, चौथा है हमीद और पांचवा है राहत। ये पूरा अफसाना इन पांचों के इर्द गिर्द ही घूमता है। आपको पूरा अफसाना जब जब तूल पकड़ने लगेगा, काफी लंबा हो जाएगा, तो आप भूल जाओगे कौन सी कहानी क्या थी। ये इसका एक नाटकीय रूपांतरण किया गया है। मैं बीच बीच में इसके कुछ सीन्स अपलोड करता रहूंगा, इसमें डालता रहूंगा, ताकि आप चीजों को समझ सकें और आप पक्की तरह से याद रख सकें। तो पहले मैं आपको ब्रीफ में कहानी शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं। ये जो लड़की है बीच में, इसका नाम है कुबरा। ये गरीब परिवार की लड़की है और बहुत ज्यादा गरीब इनका बाप नहीं है। और ये इसकी छोटी बहन है, इसका नाम है हमीदा। ये दोनों बहनें घर में रहती हैं और ये इनकी अम्मा है, इनका नाम है बी अम्मा। ठीक है, इनको बी अम्मा भी कहते हैं और इस लड़की कुबरा को बी आपा भी ये लड़की बोलती है। जो आपा जान बोलते हैं ना, आपा जान बाजी, तो बी आपा बोलती है, इनको बी अम्मा कहती है। और ये इनके पड़ोस में एक मुंह बोली बहन है। तो ये इसकी माँ परेशान रहती है कि कुबरा की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और गरीब परिवार इतना ज्यादा गरीब है कि घर में खाने पीने की भी फोड़े हैं। तो उसको इस बात की परेशानी है कि मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा। तभी पता लगता है कि इनका बी अम्मा का एक भाई है, उस भाई का ये बेटा है राहत। ये किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में इनके घर आके रह जाता है। तो ये कोशिश करती हैं कि इनको इस तरह रिझाएं, इस तरह इनको खिलाए पिलाए की खातिरदारी करें, ताकि इनकी शादी इनकी बेटी से हो जाए। लेकिन इनकी शादी इससे हो नहीं पाती है। ये वापस खा पी के डकार मार के अब वापस अपने घर चला जाता है और ये बच्ची परेशान, गरीब घर की जो बच्ची रहती है, कि शादी नहीं हो पाती है। और फाइनली एक दिन इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और ये माँ इसके लिए बड़ी अरमानों से एक चौथी का जोड़ा सी के रखती है, दुल्हन का एक जोड़ा इसके लिए सी के रखती है कि मैं अपनी बच्ची को पहनाऊंगी। वही बच्ची मर जाती है, तो यही माँ अपनी बच्ची के लिए एक दिन का उसी अपने हाथों से कफन सिल देती है और यहीं पे कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जब कहानी के ये मेन किरदार ये हैं, आपको बस एक क्राइटेरिया दिमाग में रखना है कि बी अम्मा ये है, मुंह बोली बहन ये है, कुबरा ये है, हमीदा ये है, इसका भाई, और ये है राहत। ठीक है, अब चलते हैं कहानी की वापस जानिब, ताकि आप चीजों को समझ सके और रिलेट कर सके कहानी असल में है क्या। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कौन आपा है, कौन अम्मा है, कुछ दिमाग में आएगी नहीं। चलिए मैं कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ही शानदार अफसाना है और इसमें आम बोलचाल की जबान को और बहुत सारे मुहावरों को शामिल किया गया है। तो उटपटांग शब्दों को देखकर आप परेशान ना हो कि सर ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रही। मैं एक एक लफ्ज आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, ताकि आप चैप्टर का हर एक एक लफ्ज बालफ्ज सही ढंग से समझ सकें। चौथी का जोड़ा। सैदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजिम बिछी थी। टूटी फूटी खपरेल की झुर्रियों में से धूप के आड़े तिरछे खतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। मोहल्ले टोले की औरतें खामोश और सहमी हुई सी बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। सैदरी, सै कहते हैं 3 को, सै एक लफ्ज होता है, इसका मतलब होता 3। फारसी में सै का मतलब होता 3। तो 3 दरवाजे वाला एक चौक है। वहां पर क्या है, एक साफ सुथरी जाजिम बिछी, जाजिम कहते हैं चटाई को, कालीन जैसी चटाई बिछी है। टूटी फूटी खपरेल, खपरेल कहते हैं धूप की आड़ रोकने के लिए एक फूंस वगैरह से बनाई जाती है ना, एक चटाई टाइप की जो धूप रोकती है, उसमें से धूप आ रही है हल्की हल्की। धूप के आड़े तिरछे कतले, इन धूप की किरणें आ रही है, दालान में बिखरी हुई है। दालान उस पूरे चौक में बिखरी हुई है। मोहल्ले टोले की औरतें, मोहल्ले टोले आसपास की जो औरतें हैं, खामोश और सहमी, सहमी डरी हुई, खौफजदा और खामोश चुपचाप बैठी हैं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो, कोई अनहोनी घटना होने वाली है। आज कितनी आस भरी निगाहें कुबरा की मां के मुतफक्किर चेहरे को तक रही थीं। छोटे अरज की टोल के 2 पार्ट तो जोड़ लिए गए थे, मगर अभी सफेद गजी का निशान बेवंतने की किसी की हिम्मत ना पड़ी थी। क्या कह रहे हैं, आज कितनी आस भरी निगाहें, कितनी उम्मीद से कुबरा के मां, कुबरा वो मेन लड़की, उसकी मां कौन, बी अम्मा, मुतफक्किर चेहरे, एक फिक्र वाले चेहरे पर, उसके चेहरे पे फिक्र नजर आ रही थी। छोटे अरज के टोल, अरज कहते हैं नाप चौप, छोटे नाप चौप का टोल, टोल एक लाल कलर का कपड़ा होता है, एक सूती टाइप का कपड़ा, उसको टोल कहते हैं। ठीक है, उसके 2 पार्ट यानी 2 हिस्से तो जोड़ लिए गए थे, यानी वो कपड़े सी रही है और 2 टुकड़े जोड़ रही है, मगर अभी सफेद गजी का निशान बेवंतने की किसी हिम्मत ना पड़ी थी। अभी उसमें और जोड़ तोड़ करना बाकी है।
और वो जोड़ लगाने में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और जो बी अम्मा है बड़ी होशियार है इस काम में, किसमें, सिलाई कढ़ाई बुनाई में। काट छांट के मामले में कुबरा की माँ का मर्तबा बहुत ऊंचा था। कुबरा की माँ बहुत ज्यादा ऊंची, बहुत ज्यादा इस मामले में हाई डिफाइंड थी, जो बहुत अच्छी तरह जानती थी क्या, काट छांट का काम। काट छांट किसे कहते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई की बात कर रहे हैं। उनके सूखे सूखे हाथों ने, बूढ़ी है तो सूखे सूखे हाथों ने ना जाने कितने जहेज सवारे थे, कितने छठी छूछक तैयार किए थे, और कितने ही कफन बेमनते थे। उस बूढ़े हाथों ने ना जाने कितने ही छठी चूचक, छठी चूचक एक तरह का बच्चे होने के बाद दाई की तरफ, दाई के लिए वो जाता है कपड़ा, एक पूरी रस्म है जो आपके किताब के पीछे अल्फाजबानी में बताया गया है आपको। एक तरह की रस्म होती है छठी चूचक, ठीक है, दूध के बाद की रस्म होती है बच्चा होने के बाद की। तो उसके लिए ना जाने कितने कपड़े तैयार किए थे, ना जाने कितने कफन बनाए थे उस बूढ़ी औरत ने। जहां कहीं मोहल्ले में कपड़ा कम पड़ जाता और लाख जतन पर भी बेमंत ना बैठती, कुबरा की माँ के पास केस लाया जाता। अब केस अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन यहाँ पर शामिल किया गया है क्योंकि आम बोलचाल की जबान इसमें बहुत ज्यादा शामिल की गई है ताकि अफसाना इंटरेस्टिंग बना रहे। तो जहां कहीं मोहल्ले में कभी कपड़ा कम पड़ जाता, अब ये बच्चों ये वो दौर नहीं है कि जब आज आज आपके पास अलमारियां भरी पड़ी है, 5-5 जीन्स है, 10-10 टी शर्ट्स हैं और आपके पास पहनने को बहुत कपड़े हैं, बस मन आया 2 बार 4 बार पहना और फेंक दिया। ये वो जमाना हुआ करता था जब लोगों के पास पहनने के लिए एक 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 कपड़ा ही कम पड़ता था। तो उस जमाने की बात चल रही है कि वहां के हालात ऐसे थे कि जब मोहल्ले में कपड़ा सीते वक्त किसी का कपड़ा कम पड़ जाता था और लाख जतन के, लाख कोशिशों के बाद भी बेमंत ना बैठती और कपड़े की सिलाई ढंग से नहीं बैठती, तो वो केस कुबरा की माँ के पास लाया जाता था और वो बड़ी आराम से कर लेती थी। कुबरा की माँ कपड़े की कान निकालती, कान कहते हैं उसका बैंड वगैरह जो टेढ़ा बाका जो होता है उसे निकाल देती, कलफ तोड़ती, कभी तिकोन बनाती, कभी चौखटा करती और दिल ही दिल में कैंची चलाकर आंखों से नाप तोल कर मुस्कुरा पड़ती। अब ये जो भाषा है ये औरतों की भाषा है, जो लड़कियां सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम जानती हैं वो अच्छी तरह समझती हैं। कलफ तोड़ना, कभी तिकोन बनाना, चौखटा बनाना, मनी मन कैंची चलाना, ये बात अच्छी तरह से जानती हैं लड़कियां। आस्तीन के लिए घेर तो निकल आएगा, गिरेबान के लिए कतरन मेरी बोगची से ले लूं और मुश्किल आसान हो जाती। कपड़ा तराश कर वो कतरनों की पिंडी बनाकर पकड़ा देती। आस्तीन के लिए घेर तो निकल आएगा, आस्तीन के लिए घेर यानी इसकी गोले निकल आएगी, थोड़ी जगह बन जाएगी। गिरेबान के लिए कतरन मेरी बोगची से ले लूं, बोगची एक तरह की छोटी अटैची समझ लीजिए, पुराने संदूक चीज को कहते हैं, बोगची से ले लेंगी और मुश्किल आसान हो जाती थी और वो काम आसानी से हो जाता था। कपड़ा तराश कर यानी कपड़े को काट कर कतरनों की पिंडी, उसका पूरा गट्ठर बनाकर पकड़ा देती। पर आज तो सफेद गजी का टुकड़ा बहुत ही छोटा था और सबको यकीन था कि आज तो कुबरा की माँ की नापतोल हार जाएगी। जब ही तो सब दम साधे उनका मुंह तक रही थी। दम साधे यानी बिल्कुल दम को रोके, सांस रोके, एक टक सब उन्हीं को देख रहे थे कि भाई आज जो कपड़ा है, हमेशा केस आता टेढ़ा मेढ़ा, आज तो कपड़ा बहुत छोटा पड़ेगा और आज कुबरा की माँ से भी ये मामला सेट होने वाला नहीं है। सबको यही लग रहा था। कुबरा की माँ पूरे इस्तकलाल चेहरे पर, पुर इस्तकलाल यानी बिल्कुल सब्र इस्तकामत वाली बात है, एक सब्र वाले चेहरे पर फिक्र की कोई शक्ल ना थी। चार चार गिरे गजी के टुकड़े को वो निगाहों से बेवंत रही थी। जो 4 गजी का टुकड़ा था, गज का टुकड़ा था, उसे वो निगाहों से बेवंत रही थी, निगाहों में सी रही थी, आंखों आंखों में इशारों में सी रही थी। जब इतना यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इस तरह की पूरी सिलाई हो जाएगी और इस तरह अपना काम हो जाएगा। आपने बड़े बड़े मिस्त्रियों को देखा होगा ना, वो कान में बीड़ी लगाकर और सारी बातों पर से नीचे टटोल रहे होते हैं, वैसा कर लूंगा, यहाँ पर लगा दूंगा, यानी पूरे काम को अंजाम देने से पहले एक मन में ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो कुबरा की माँ की भी सिचुएशन कुछ वैसी ही थी। लाल टोल का अक्स उनके नीलगू जर्द चेहरे पर शफक की तरह फूट रहा था। लाल टोल का अक्स, लाल टोल कहते हैं लाल कलर का जो कपड़ा, उसका अक्स, उसकी परछाई उनके नीलगू जर्द चेहरे पर, नीलगू कहते हैं नीला जैसा, जर्द कहते हैं पीला पड़ा हुआ चेहरा, बुढ़ापे में पीला पड़ जाता है, शफक की तरह फूट रहा था, चमक रहा था। वो उदास उदास गहरी झुर्रियां अंधेरी घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गई, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठा ली। अब मिस्त्री काफी देर तक सोचता रहता, बैठा बैठा ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, और काफी सोच विचार के बाद एकदम से उसको आता है आइडिया, तो चुटकी बजा आइडिया, एकदम से उसके चेहरे पे क्या आ जाए, रोशनी आ जाए, चमक आ जाए। कुछ ऐसी ही सिचुएशन उनकी थी कि एकदम से उनका रंग उड़ा हुआ था, उदास उदास सी बैठी थी कि ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, और गहरी झुर्रियों में घटाओं से एकदम उजागर हो गई।
अब वैसे भी कह सकती थी कि उनके चेहरे पे एक चमक आ गई, लेकिन देखो अल्फाजों की बनावट, उन्होंने किस तरह अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। वो उदास उदास गहरी झुर्रियां अंधेरी घटाओं की तरह। अब ये भी कह सकते हैं उदास झुर्रियां, उनके चेहरे पर झुर्रियां थी। अब उन्होंने झुर्रियों को क्या लिखा है, घटाओं की तरह एकदम उजागर हो गई, एकदम चमक आ गई, जैसे घने जंगल में आग भड़क उठी हो। एक तरफ तशबीह दिया बात को, क्या दिया है, तशबीह दी, एक तरफ बात को मिसाल दी है, कैसे घने जंगल में आग उठी हो, एकदम चमक आ गई। और उन्होंने मुस्कुराकर कैंची उठा ली, और मुस्कुराए हाथ में कैंची ली और काट छाट का काम स्टार्ट कर दिया। जी जीती रहो। ये लीजिए, जल्दी से मेरा एक अच्छा सा कुर्ता सी दीजिए। क्या हुआ चाची, कपड़ा कम है क्या? तू फिक्र मत कर, अपनी बुकची से कपड़ा निकाल कर पूरा कर दूंगी। शुक्रिया चाची। सैदरी के आखिरी कोने में पलंगड़ी पर हमीदा पैर लटकाए हथेली पर ठोड़ी रखे दूर कुछ सोच रही थी। अम्मा क्या कर रही थी, बी अम्मा क्या कर रही थी, वो कांट छाट में लगी थी, औरतों को देख रही थी कि इनसाथ केस संभाला नहीं जाएगा। सैदरी के आखिरी कोने में उसी चौक में एक कोने में कौन बैठी थी, हमीदा बैठी थी, कुबरा की छोटी वाली बहन पलंगड़ी पर बैठी थी। पलंगड़ी पलंग का छोटा रूप, बड़ा है तो पलंग, छोटी तो पलंगड़ी, इसमें मुसग्गर कहते हैं इसे। और पैर लटकाए, हथेली अपनी ठोड़ी पर रखे, आप समझ गए ना सिचुएशन, दोनों हाथ को अपनी ठोड़ी पर टिकाकर बैठना, कुछ सोच रही थी, मान लो किसी बात में मगन है। दोपहर का खाना निमटा कर इस तरह भी अम्मा सैदरी की चौकी पर जा बैठती हैं और बुकची खोलकर रंग बिरंगे कपड़ों का जाल बिखेर दिया करती हैं। ये उसका डेली का सिस्टम है, खाना वाना खा पी के बुकची वो अटैची वो डब्बा खोलकर और रंग बिरंगे कपड़ों की लीरियां कतरन निकाल कर बैठ जाना उनका डेली का काम है। कुंडी के पास बैठी बर्तन मांजती हुई कुबरा कनखियों से इन लाल कपड़ों को देखती तो एक सुर्ख झपकी उसके जर्दी माइल मटियाले रंग में लपक उठती। यानी जब वो लाल कलर के कपड़े हाथ में लेती तो कुंडी के पास बैठी बर्तन मांज रही थी, कौन, कुबरा, और वो भी उठ उठ के उन कपड़ों को देखती, उसके भी मन में आती कि कभी, क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा हो जाती है, तो काश कभी ये लाल कपड़े, कभी लाल जोड़ा कभी मुझे पहनने को नसीब होता, उसके दिल का अरमान होता, जो एक चमक उसके लपक उठ पड़ती। लेकिन क्या करती है, गरीब घर की थी तो चुपचाप बैठी रहती है, उन अरमानों को अपने दिल में दफन किए। रुपहली कटोरियों के जाल जब पोले पोले हाथों से खोलकर अपने जानुओं पर फैलाती थी, ये फैलाती थी, अब फैलाएं गलत हो गया, फैलाती, तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा एक अजीब अरमान भरी रोशनी से जगमगा उठा। गहरी संदूकों जैसी शिकनों पर कटोरियों का अक्स नन्ही नन्ही मशालों के तरह जगमगाने लगता। हर टांके पर जर्दी का काम हिलता उठता, मशालें कपका उठती। ये ना बिल्कुल देसी जबान, एकदम क्या कह सकते हैं ना, बिल्कुल आम बोलचाल वाली औरतों की जबान इस्तेमाल की गई है कि जब वो लाल कलर के कपड़ों पर उसकी माँ काम कर रही होती है, बी अम्मा काम कर रही होती है, उन पर सितारे वगैरह लगे होते हैं, जब वो चमकते तो उसके दिल में जैसे अरमान सारे जाग उठते कि कभी दुल्हन का जोड़ा से भी पहनने को नसीब होता। इस चहल पहल से दूर कुबरा शर्म की मारी मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई है। अब जहां बैठेगी लोग उसे टोकेंगे, भाई क्या हुआ, लड़की अभी तक घर में बैठी कैसे। लोगों का काम यही है, ठीक है, लोगों का काम क्या है, अपने घर की कभी निवड़ती नहीं है, पर लोगों के घर में घुस घुस कर उनको ताने मारना, उनसे पूछाकछी करना, ये लोगों की क्या है, शुरू से उस जमाने से आदत है और आज भी और हमेशा चलती रहेगी। तो कुबरा इस बात से परेशान थी कि लोग आएंगे, उससे 70 तरह के सवाल करेंगे, वो लोगों को क्या जवाब देगी, इसलिए वो मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए चुपचाप बैठी रहती, ना तो उन लोगों के बीच में जाकर बैठती, ना उन औरतों के बीच में जाकर कोई सवाल जवाब उठते। इतने में कतर बैवंत निहायत नाजुक मरहले में पहुंच जाती। कतर बैवंत, जो बैवंत रंग का काम है, जो सिलाई का जो काम है, बिल्कुल नाजुक मरहले, मरहला कहते हैं चरण को, स्टेप, एक ऐसी स्टेप आ जाती है, बिल्कुल नाजुक मामला आ गया। बस कोई कली उल्टी कट जाती और उसके साथ बीवियों की मत भी कट जाती। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती। अगर कभी ऐसा होता कि एक कली उल्टी कट जाती है, कली कटना है ना, एक कली कपड़े की कली होती है,
ये औरतें अगर जानती इस सिले विले के बारे में, तो एक कली उल्टी कट जाती तो मान लो बीवियों की मत भी कट जाती। मत कट जाना मतलब मत मारी जाना, अकल पे पत्थर पड़ जाना। कुबरा सहम कर दरवाजे की आड़ से झांकती, सहम कर, डर कर। यही तो मुश्किल थी, कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से ना सिलने पाया। अभी अल्लाह मारा क्या है, ये औरतों की जबान है, ठीक है। नास पिटा, क्या कर रिया है, ए नहीं तो, ए नहीं घोड़ी, इस तरह के अल्फाज क्या है औरतों की जबान में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही तो मुश्किल थी, कोई जोड़ा अल्लाह मारा चैन से ना सिलने पाया। अब ये कह रही कि यही तो मुश्किल थी कि कोई भी जोड़ा अल्लाह मारा के, अल्लाह की क्या कहते हैं, भगवान भला करे, खुदा भला करे, अल्लाह भला करे, कोई काम ढंग से हो ही नहीं पाया। जो कली उल्टी कट जाए तो जान लो नाइन की लगाई हुई बात में जरूर कोई अड़ंगा लगेगा। अभी औरतें हैं तो कोई अंधविश्वासी बातों पे औरतों का बहुत ज्यादा यकीन है, बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा। हालांकि इस्लाम में इन चीज़ों की कोई की अहमियत नहीं, सब फालतू की बातें हैं, पर औरतें ऐसे करती है। देखो कोई कली गलत कट गई, कोई कपड़ा गलत कट गया तो नाइन की बात में जरूर अड़ंगा लगेगा। ऐसी इनकी मान्यताएं हैं पौराणिक, ये पुरानी फालतू रूढ़िवादी बातें हैं सारी। जो गोट में कान आ जाए तो समझ लो या तो महर पर बात टूटेगी या हिजरत के पायों के पलंग पर झगड़ा होगा, ठीक है। हर बात पर अलग अलग बताना। अगर कली उल्टी कट गई तो क्या होगा, नाइन की बात में जरूर अड़ंगा लग। नाइन किसे कहते हैं, नाई की बीवी, नाइन की बात में अड़ंगा लग जाएगा। जो गोट में कान आ जाए, गोट किसे कहते हैं, जो कपड़ों के चारों तरफ लगाई जाती है, चमकदार गोट, कान आ जाए, उसमें कोई मोड़ आ जाए, उसमें उल्टा पुल्टा हो जाए तो समझ लो महर पर बात टूटेगी। यानी जब शादी का बिल्कुल टाइम करीब आ जाएगा और जब निकाह की बात चल रही होगी तो महर वाली बात पे क्या हो जाएगा, अड़ंगा हो जाएगा, और वहीं पर निकाह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। महर वाली बात पे झगड़ा हो जाएगा या हिजरत के पायों के पलंग पर झगड़ा हो जाएगा। चौथी के जोड़े का शगुन बड़ा नाजुक होता है। अभी चौथी का जो जोड़ा है ना, इसका शगुन बहुत नाजुक होता है, ऐसा इन औरतों का मान्यता, और काफी चीजें हैं भी, बट आई डोंट बिलीव इट। तो चौथी के जोड़े का जो शगुन है बड़ा नाजुक होता है। चौथी का जोड़ा बहुत ही ध्यान रखकर क्या सिया जाता है, बनाया जाता है। बी अम्मा की सारी मशाकी और सुगड़ापा धरा रह जाता, ना जाने ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तोलकर पकड़ जाती। तोले तूले, ठीक है। बी अम्मा की सारी मशाकी कहते हैं महारत, और सुगड़ापा जो उनका बुढ़ापा है, जो काम की जो कारीगरी है, सारी धरी की धरी रह जाती। ना जाने किस वक्त ऐन वक्त पर क्या हो जाता कि धनिया बराबर बात तूल पकड़ जाती, और कोई ना कोई बात क्या हो जाती, तूल पकड़ जाती। बिस्मिल्लाह के रोज से सुगड़मा ने जहेज जोड़ना शुरू कर दिया था। सुगड़मा कहते हैं कोई सीनियर सिटीजन कहते हैं हमारी भाषा में उसको, बुढ़ापा। बिस्मिल्लाह के रोज से, बिस्मिल्लाह यानी पैदाइश से ही, जब वो पैदा हुई थी तब से उसकी मानो उसके लिए जहेज जोड़ना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। जरा सी कतरन भी बचती तो तुलेदानी बाशीशी का गिलाफ सी कर धुनक गोखरू से सवार कर रख देती। क्या है, जरा सा भी कपड़ा कतरन बच जाती तो तुलेदानी तराजू से, बाशीशी का गिलाफ कहते हैं चढ़ाना, गिलाफ सी कर उसको सी सुआ कर, धनक गोखरू एक तरह के होते हैं मोती हीरे इस तरह के जो कपड़ों में लगाए जाते हैं, गोखरू वगैरह, सी सुआ कर क्या करती, रख देती। क्या इसके जहेज में क्या होगा, काम आ जाएगा बच्ची के। लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ती है। अब खीरे ककड़ी की तरह बढ़ना मतलब मुहावरा है, आम जबान है, खीरे ककड़ी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो लड़की का क्या है, खीरे ककड़ी की तरह बढ़ जाती है, बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। तो उसकी माँ ने बचपन से ही बहुत जल्दी उसके लिए दहेज का इंतजाम करना शुरू कर दिया था। जो बारात आ गई तो यही सलीका काम आएगा, यही तौर तरीके क्या आएंगे, काम आएंगे। और जब से अब्बा गुजरे यानी उनका बाप मर चुका था, सलीका का भी दम भूल गया। हमीदा को एकदम अब्बा याद आ गए। हमीदा को नहीं याद आ गए, अब्बा कितने दुबले पतले लंबे जैसे मुहर्रम का अलम। अब्बा कितने दुबले पतले, यानी दुबला पतला इंसान था। और मुहर्रम का अलम कहते हैं झंडे को, अलम कहते हैं एक झंडे की तरह लंबे थे। एक बार झुक जाते तो सीधे खड़ा होना दुश्वार था, सीधे ढंग से खड़े नहीं हो पाते। सुबह उठकर नीम की मिसवाक तोड़ लेते और हमीदा को घुटने पर बिठाकर ना जाने क्या सोचा करते। और अब्बा
कुबरा की जवानी की तरफ रहम तलब निगाहों से देखते। रहम तलब एकदम दया भाव से उसकी तरफ देखते कि इस बच्ची का भी क्या होगा। कुबरा जवान थी। कौन कहता था कि जवान थी? वो तो जैसे बिस्मिल्लाह के दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी सुनकर ठिठक कर रह गई थी। सुनावनी कहते हैं मौत की खबर। किसी की खबर आती है ना कि फलां मर गया, उसको बोलते सुनावनी। क्या बोलते हैं? सुनावनी। तो कुबरा जवान थी, पर कहते हैं कौन कहता हो जवान थी? वो तो जब से पैदा हुई थी, बिस्मिल्लाह के दिन पैदा होने वाले दिन से ही अपनी जवानी की आमद की सुनावनी, अपनी जवानी के आने की बुरी खबर, मौत की खबर से ठिठक कर रह गई थी कि अब क्या होगा। बाप तो है नहीं, गरीब घर है, कौन शादी करेगा, कौन ब्याह करेगा, और क्या करेगी जिंदगी। लड़के फिर भी आसान अकेले जिंदगी की गुजार लेते हैं, पर लड़कियों का अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम होता है। न जाने कैसी जवानी आई थी कि ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची, ना उसके रुखसारों पर जुल्फें परेशान हुई। वो झुकी झुकी सहमी सहमी जवानी जो ना जाने कब दबे पांव उस पर रेंग आई, वैसे ही चुपचाप ना जाने किधर चल दी। अक्सर जवानी आती है तो जवानी में काफी बातें आती है। जवानी में काफी चीजें, काफी उमंगे, काफी तरंगे, काफी उत्साह दिल में रहता है, लेकिन उसकी जवानी ना जाने कब आई और कब निकल गई किसी को पता भी नहीं चला। ना जाने कैसी जवानी आई थी, ना तो उसकी आंखों में किरणें नाची। किरणें नाची मतलब ना तो उसकी आंखों में कोई चमक आई, खुशी की कोई लहर आई कि वो जवान है, ना उसके रुखसारों पर जुल्फें परेशान हुई, ना उसके रुखसारों पर, रुखसार कहते हैं गाल को, रुखसार किसे कहते हैं? गाल को। उसके रुखसार पर ना जुल्फें परेशान हुई, ना उसके गालों पर कोई जुल्फें लटकी कभी। झुकी झुकी सहमी सहमी डरी डरी से हमेशा रहती थी, और ऐसी उसकी जवानी कब आई कब निकल गई किसी को पता नहीं। अब्बा एक दिन चौखट पर ऊंधे मुंह गिरे और उन्हें उठाने के लिए किसी हकीम या डॉक्टर का नुस्खा काम ना सका, और हमीदा ने मीठी रोटी के लिए जिद करनी छोड़ दी। जो बच्चों में जिद होती है मीठी रोटी खाने करने की, तो हमीदा जिद करती थी मीठी रोटी खाऊंगी। तो जब अब्बा एक दिन गिर गए चौखट पर, तो हकीम या डॉक्टर नहीं उठा सके, यानी बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले गए या परवास कर गए। और कुबरा के पैगाम ना जाने किधर रास्ता भूल गए। रास्ता भूल जाना, आना ही नहीं। रास्ता भूलना मतलब कभी आना ही नहीं। कुबरा के लिए कोई पैगाम पहले भी नहीं आता था, यानी पहले भी रिश्ते नहीं आते थे उसके लिए, और बाद में उसके रिश्ते क्या हो गए, हमेशा के लिए धरे के धरे रह गए। जानो किसी को मालूम ही नहीं कि उस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है, और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। आप देख रहे हो ना अल्फाज कितने शानदार इस्तेमाल किए हैं। ना मालूम, जानो मालूम ही नहीं कि उस टाट के पर्दे, टाट कहते हैं बोरी को, कि उस टाट के पर्दे के पीछे किसी की जवानी आखिरी सिसकियां ले रही है, यानी कोई जवान हो रहा है और जवानी उसकी खत्म होने वाली है, और एक नई जवानी सांप के फन की तरह उठ रही है। एक नई लड़की जवान हो रही है, यानी हमीदा जवान होती जा रही है, और एक लड़की जो जवानी जिसकी उतर रही है धीरे धीरे, जब जवानी आ चुकी है और जवानी का बिल्कुल आखिरी का टाइम उसका आ चुका, उसकी जवानी से वो हट रही है। एक ऐसी कंडीशंस में उसके घर में उनकी क्या हालत है, उस गरीबी को यहाँ पर दिखाया गया है। चैन नहीं पड़ा? घर में सब भूखे बैठे हैं क्या, जो झुलसने चली गई बावर्ची खाने में? कल चपातियाँ ठीक नहीं बनी, मल कर रख दूंगी तो थोड़ा खमीरा हो जाएगा, चपातियाँ नरम रहेंगी। अच्छा, चाहे गर्मी में झुलसकर आपकी खाल सूखे चमड़े जैसी हो जाए, पर नहीं, चपातियाँ नरम रहेंगी। मैं कहती हूँ उठिए, चलिए बाहर। बिना और पानी डाले आटा आधा सूखा आधा गीला रह जाएगा, ठीक तो कर लूं? ठीक करना है? लाइक अरे क्या ये मैं ठीक करती हूँ। क्या कर रही है, पगली हुई है? हाँ बाहर चलिए, नहीं तो सारा का सारा उड़ेल दूंगी। किस बात पर ठन रही है बहनों में? सबा आपा, देखिए ना, सुबह होती नहीं कि बस यहाँ आन घुसती हैं। हमीदा, जरा इधर आना। बाहर नहीं आई ना तो खुदा कसम लौट कर इसमें जितना पानी है सारा का सारा उड़ेल दूंगी। कुबरा, ले दे के तुम 3 जान। हाँ? कितना खाना पकाना होता है, बाहर बैठा कर। कपड़े सिलवाने कितनी सारी औरतें आती हैं, उनसे बातें करेगी तो दिल बहलेगा। तभी नहीं जाती, जो आती है वही बात लेकर बैठ जाती है। पैगाम आया, निकाह की कहीं बात चली, बेटी को कब तक घर में बिठाए रहोगे? नहीं सुनी जाती उनकी बात, नहीं देखा जाता बी अम्मा का चेहरा जब वो ये बातें सुनती है। मगर बी अम्मा का दस्तूर न टूटा। वो उसी तरह रोज दोपहर को सैदरी में रंग बिरंगे कपड़े फैलाकर गुड़ियों का खेल खेला करती हैं। कहीं ना कहीं से जोड़ जमा करके
शुभरात के महीने में करीब का दुपट्टा 7.5 रुपए में। ये करीब नहीं है, क्रैप होता है, क्रैप एक इंग्लिश का वर्ड होता है क्रैप, क्रैप का कपड़ा, क्या कपड़ा, क्रैप का कपड़ा, एक करेक्शन है यहाँ पे। क्रैप का दुपट्टा 7.5 रुपए में खरीद डाला। कितने रुपए में? 7.5 रुपए में खरीद डाला, जो मेरा शुभरात के महीने में। बात ही ऐसी थी कि बगैर खरीदे गुजारा ना था। मंझले मामू का तार आया कि उनका बड़ा लड़का राहत पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आ रहा है। तार आया था उनके मंझले मामू, किसके मंझले मामू? हमीदा के, यानी इसका भाई, बी अम्मा का भाई का बेटा, क्या नाम था उसका? राहत। वो आने वाला है किसके लिए? पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में आने वाला है। बी अम्मा को तो बस जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया। कहते ना, घर कोई मेहमान आता है और घर में कुछ खाने पीने को ना हो तो घर में जिस तरह की परेशानी हो जाती है, ये बात हालांकि आपको पता नहीं, फिलहाल आप बहुत छोटे हो। जब आप घर चलाओगे, जब आप पर घर की जिम्मेदारियां आएंगी और खुदा ना करे कि आप इस तरह की गुर्बत का कभी सामना करें, लेकिन जो गरीब परिवार से हैं वो इस तकलीफ को, इस परेशानी को अच्छी तरह समझते हैं। तो बी अम्मा को जैसे एकदम घबराहट का दौरा पड़ गया, जानो चौखट पर बारात आन खड़ी हुई हो और उन्होंने अभी दुल्हन की मांग की अफवाह भी नहीं कतरी। हवल से तो उनके छक्के छूट गए। झट अपनी मुंह बोली बहन बुंदू की मां को बुला भेजा कि बहन मेरा मरी का मुंह देखो जो इस घड़ी ना हो। अब ये औरतों की जबान है, ठीक है। मेरा मरी का मुंह देखो, मैं मर जाऊं, मेरा मरे, तू मरी का ही मुंह देखेगी अगर अभी ये हाथों हाथ नहीं आई तो, यानी फौरन बुलाने का तरीका है। और फिर दोनों में खुसर पुसर हुई, यानी पड़ोस में औरत रहती, उसको बुलाया घर पे कि वो ऐसी सी बात हुई और कुछ खुसर पुसर करने लगे आपस में। बीच में एक नजर दोनों कुबरा पर डाल लेती, जो दालान में बैठी चावल फटक रही थी। वो उस कानाफूसी की जबान को अच्छी तरह समझती थी कि वो दोनों आपस में क्या बातें कर रही है, कुबरा भी बात जानती थी। इस वक्त बी अम्मा ने कानों की 4 माशा के लौंगे उतार कर मुंह बोली बहन के हवाले की कि जैसे तैसे करके शाम तक तोला, फिर गोखरू 6 माशा सलमा सितारा और पाओ गज नैफे के लिए टोल ला दें। उसने क्या करा? बी अम्मा ने अपने कानों की 4 माशा एक वजन है, माशा क्या है? वजन है, तोले का 12वां भाग शायद, तोले का 12वां भाग है या 16वां भाग शायद, तोले का 16वां भाग है या 12वां भाग है, माशा कहलाता है। वो लौंगे उतार दी और मुंह भोले बहन के हवाले कर दी कि जैसे को बेच बिचाया और फिर थोड़ा गोखरू लिया, शाम तक तोला, 1 तोला गोखरू लिया, 6 माशा सलमा सितारा, ये सलमा सितारे कपड़े में लगाने की सारी चीजें हैं, सितारे मोती वगैरह सब चीजें, ठीक है। और पाओ गज नेफे की टोल ला दे, टोल वही लाल कपड़ा सूती का लिया। बाहर की तरफ वाला कमरा झाड़ पूंछ कर तैयार किया गया। थोड़ा सा चूना मंगाकर कुबरा ने अपने हाथों से कमरा बोत डाला, बोत नहीं था, पोत डाला होगा। कमरा तो चट्टा हो गया मगर उसकी हथेलियों की खाल उड़ गई और जब वो शाम को मसाला पीसने बैठी तो चक्कर खाकर दोहरी हो गई। यानी उनके घर के हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे। घर में 2 वक्त की रोटी मिल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था उनके घर में, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला ना था, आमद का कोई सिलसिला ना था। ऐसे में कैसे तैसे गुजारा बस चल रहा था। वहीं अचानक खबर आ गई कि उनके मामू का बेटा, उनके मजले भाई का बेटा आने वाला है राहत, अब वो ट्रेनिंग के लिए यहीं रहेगा। तो उनके चक्के छूट गए कि वो रहेगा कैसे, क्या करें। तो उन्होंने घर के बाहर वाला कमरा जो था, छोटा मोटा कमरा, उसको क्या करा, साफ सुथरा किया, झाड़ फूट के साफ किया, थोड़ा चूना मंगाया और कुबरा ने अपने हाथों से पूरे कमरे को चूना पो दिया। उस जमाने में ऐसे ही चलता था, ठीक है। ये डिस्टेम्पर और ये पुट्टी आज होने लगी है, उस जमाने में चूना ही पोता जाता था। अब उसने चूना पोत तो दिया, कमरा बढ़िया चट्टा तो हो गया, कमरा साफ सुथरा हो गया, चमकने लगा, लेकिन उसके हाथों की खाल उतर गई क्योंकि चूने से हाथ फट जाते हैं, उपड़ जाते हैं पूरे, ठीक है। और जब शाम को मसाला पीसने बैठी तो मसाले की जलन, उसके हाथों की जो झर्रियां होती है, जो हाथ फटने से जो उसमें चीरे के जो निशान होते हैं, उसमें सारा मसाला चला गया। तो उसके दर्द, उसकी शिद्दत, उसकी जलन से वह चक्कर खा के गिर गई। सारी रात करवटें बदलते गुजरी और इतनी जलन थी कि सारी रात करवट बदलते ही गुजरी, उसको नींद तक नहीं, इतनी ज्यादा उससे क्या हो गई, जलन हो गई। एक तो हथेलियों की वजह से, दूसरी सुबह की गाड़ी से राहत आ रहे थे, इस बात की उसको फिक्र भी थी। अल्लाह मेरे अल्लाह मियाँ, अब तो मेरे आपा का नसीबा खुल जाए। अब ये कौन बोल रही है? हमीदा। किसके लिए? उसकी आपा के लिए। अब तो मेरे आपा का नसीबा खुल जाए, अब तो उसकी किस्मत खुल जाए। मेरे अल्लाह, मैं 100 रकात नफिल तेरी दरगाह में पढ़ूंगी। कितने रकात? 100 रकात नफिल पढ़ूंगी अगर मेरी आपा को उससे
सेटलमेंट हो जाए, उससे शादी हो जाए। हमीदा ने फजर की नमाज पढ़कर दुआ मांगी। सुबह राहत भाई आए तो कुबरा पहले ही से मच्छरों वाली कोठरी में जा छुपी थी। जब सिवैयों और पराठों का नाश्ता करके बैठक में चले गए तो धीरे धीरे नई दुल्हन की तरह पैर रखती कुबरा कोठरी से निकली और झूठे झूठे बर्तन उठा लिए। लाओ लाओ मैं धोऊं बी आपा, हामिदा ने शरारत से कहा। क्या कहा? लाओ लाओ मैं धो देती हूँ। नहीं, वो शर्म से झुक गई। कौन? कुबरा। हामिदा छेड़ती रही, बी अम्मा मुस्कुराती रही और क्रेप के दुपट्टा में लप्पा टांगती रही। ये करेक्शन सब जगह रह गया शायद। क्रैप के दुपट्टे में लप्पा टांगती रही। लप्पा भी क्या होता है? एक तरह का ये सब कपड़ों के सिलने वगैरह की सारी चीजों का प्रकार, एक किस्म एक तरह की। जिस रास्ते कान की लौंगे गई थी उस रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी। फिर हाथों के दो 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 चूड़ियां भी मंझले मामू ने जिस रास्ते कान की लौंगे गई थी उस रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब भी चल दी। ठीक है, यानी कि उसके आने के बाद अब घर में चूंकि कमाई का सिलसिला ही नहीं है, कमाने वाला कोई है नहीं, तो घर चले कैसे? तो उसने सबसे पहले लौंगे दे दी। जिस रास्ते यानी जिसको बेचने के लिए दे दी थी। किसको? मुंह वाली बहन को, पड़ोस वाली औरत को दे दी थी कि जैसे बेचिया ताकि घर का कुछ काम निकल सके। उसी रास्ते फूल पत्ता और चांदी की पाजेब, ये हाथ पैर में पहनने के कुछ आभूषण है, कुछ ऑर्नामेंट्स है, चांदी पाजेब भी चल दी। और थोड़े दिनों बाद फिर हाथों की दो दो चूड़ियां भी जो मंझले मामू ने रंडापा उतारने पर दी थी। रंडापा उतारना मतलब इद्दत पूरी करना। उसकी बहन का जब हस्बैंड मर गया था तो इद्दत पूरी करते टाइम कुछ चीज दी जाती है, तो जो दो चूड़ियां दी थी वो चूड़ियां भी मामू के नजर चढ़ गई, मामू के बेटे के चढ़ गई सारी। यानी एक एक करके सारे जेवर गए, फिर चूड़ियां गई और सब चीजें एक एक करके सबके सब चली गई। रूखी सूखी खुद खाकर आए दिन राहत के लिए पराठे तले जाते, कोफ्ते भुना पुलाव महकते, खुद सूखा सा निवाला पानी से उतार कर वो होने वाले दामाद को गोश्त के लच्छे खिलाते। ठीक है, खुद तो कैसे रहते? भूखे प्यासे रहते, सिर्फ पानी का निवाला, पानी में डुबो कर सूखे निवाले खाते थे, लेकिन उस दामाद के लिए क्या करते थे? कोफ्ते खिलाते, पुलाव बनाते, गोश्त के लच्छे खिलाते। दामाद कौन सा? जो हुआ भी नहीं था, सिर्फ उसके बारे में सोचा था कि इससे कर देंगे तो हमारी बेटी का कहीं ना कहीं काम हो जाएगा इसका आराम से। जमाना बड़ा खराब है बेटी, वो हमीदा को मुंह फुलाते देखकर कहा करती, और वो सोचा करती कि हम भूखे रहकर दामाद को खिला रहे हैं। बी अपा सुबह सवेरे उठकर जादू की मशीन की तरह जुट जाती हैं। नहार मुंह पानी का घूंट पीकर राहत के लिए पराठे तलती हैं। नहार मुंह भूखे पेट। दूध ओटाती हैं ताकि मोटी सी मलाई पड़े। दूध ओटाना, अब तो ये आपके जमाने में तो शायद बोलते नहीं होंगे, दूध ओटाना नहीं, दूध गर्म करना। ठीक है, दूध को गर्म करना, उठाना आजकल तो बोला भी नहीं जाता होगा, तो औरतों की भाषा में बोला जाता है। हमारे घर में ओटाना ही बोलते फिलहाल तो। दूध ओटाती है ताकि मोटी सी मलाई पड़े। उसका बस नहीं था कि वो अपनी चर्बी निकाल कर उन पराठों में भर दे, और क्यों ना भरे, आखिर को वो एक दिन उसका अपना हो जाएगा। जो कुछ कमाएगा उसकी हथेली पर रख देगा, फिर देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। फिर जब एक दिन फूल खिलेंगे और फलों से लदी हुई डाली झुकेगी तो ये ताना देने वालों का मुंह पर कैसा जूता पड़ेगा। और इस ख्याल ही से मेरी बी आपा के चेहरे पर सुहाग खिल उठता, कानों में शहनाइयां बजने लगती और वो राहत भाई के कमरे को पलकों से झाड़ती, उनके कपड़ों को प्यार से तय करती जैसे वो कुछ उनसे कहते हों। वो उनके बदबूदार चूहों जैसे सड़े हुए मोजे धोती, बसांदी बनियान और नाक से लुथड़े हुए रुमाल साफ करती, उनके तेल में चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर स्वीट ड्रीम काटती। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। बात आप समझ रहे हैं? क्या करती वो कोशिश करती कि जितनी ज्यादा उसकी खातिर तवज्जो कर सकती थी उसने पूरी की। उसके लिए दूध उठाना, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, उसके लिए राहत के लिए, और उसका बस चले तो अपना क्या कह सकते हैं, चर्बी निकाल कर उन पराठों में भर देती। आप चर्बी निकाल कर तो भरी नहीं जा सकती, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है कि इंसान में चर्बी निकाल कर भर दे। यानी बात है कि बस इतनी ज्यादा उसके लिए कठिन परिश्रम, इतनी ज्यादा उसके लिए मेहनत कर लेना तो उसका बस चले तो चर्बी निकाल के उसमें डाल दे। और क्यों ना भरे कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ उसके पास ही आने वाला है,
और फिर लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। जब उसकी शादी हो जाएगी तो क्यों नहीं करा के, उसका शौहर है ना, तो लोगों का मुंह क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। और राहत बाई के कमरे को साफ करती, उसके कपड़े को तय करती, सारे काम करती, यहाँ तक कि उसके बदबूदार चूहे जैसे सड़े हुए मोजे धोती थी। बसांदी बदबूदार बनियान, नाक से लिथड़े हुए, आप समझ गए ना, नाक नोजी साफ करने वाले उसके गंदे रुमाल साफ करती। तेल से चिपचिपाते हुए गिलाफ पर, तकिए का जो गिलाफ होता है, वो अस्तर होता है जिसको क्या बोलते हैं, उसको कवर बोलते, पिलो कवर, उस पर स्वीट ड्रीम काटती। अब काटती मतलब स्वीट ड्रीम बुनती, लिखती उससे। पर मामला चारों कोने चौकस नहीं बैठ रहा था। चारों कोने चौकस ना बैठना एक मुहावरा है, काम ठीक ठाक नहीं होना, काम ठीक ठाक नहीं होना। जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि इतना करने के बाद उसके दिल में, राहत के दिल में कुबरा के लिए कोई जगह बनेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। राहत सुबह अंडे पराठे डट कर खाता और शाम को आकर कोफ्ते खाकर सो जाता। और बी अम्मा की मुंह बोली बहन हकीमान अंदाज में खुसर पुसर करती, बहुत अक्लमंद वाली बातें करती। बड़ा शर्मीला है बेचारा। बी अम्मा तावीलें पेश करती, हाँ ये तो ठीक है, पर भाई कुछ तो पता चले, रंग ढंग से, कुछ आंखों से कुछ तो पता चले कि मामला चल क्या रहा है। ए नौज, अल्लाह नहीं करे, खुदा ना करे मेरी लौंडिया आंखें लड़ाए। मेरी लौंडिया यानी मेरी बेटी ऐसी थोड़ी है जो किसी आंखें लड़ाए, उसका आंचल भी नहीं देखा है किसी ने। बी अम्मा ने फख्र से कहा, बिल्कुल किससे कहा, एटीट्यूड से कहा, मेरी बेटी की आंखें लड़ाना थोड़ी है, मेरी बेटी भले गरीब घर की है पर बहुत शरीफ और नफ्स है। ऐ तो पर्दा तोड़ने को वाले को कौन कहे है, तो हम ये थोड़ी कह रहे तो उसे पर्दा छुड़वा दे, उसके पास आके खड़ी कर दे। बी आपा के पक्के मुहासों को देखकर उन्हें बी अम्मा की दूरअंदेशी की दाद देनी पड़ी। ए बहन तुम तो बहुत भोली हो। ये बीच नहीं था, सच में ही है, सच में बहुत भोली हो। ये मैं कब कहूँ हूँ, ये छोटी निगोड़ी कौन सी बकरीद को काम आएगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसी। अभी छोटी वाली बेटी का काम आएगी, इसको काम में ले ताकि उस बड़े वाले से क्या हो सके, बड़े वाले रिश्ता हो सके। अरे ओंक चढ़ी, बहनों ही से कोई बातचीत कर, कोई हंसी मजाक, ओम वारी चल दीवानी। ए तो मैं क्या करूं खाला। अब ये कौन बोला, हमीदा बोली। वो बोल रही है कि तू अपने होने वाले दूल्हा भाई से बात क्यों नहीं करती, है ना, होने वाले बहनों ही से बात क्यों नहीं करती, उससे बात कर, हंसी मजाक कर, ताकि उसका मन लगे और ताकि तुम्हारे घर में रिश्ता करने को तैयार हो। तो ये हमीदा बोलती है तो मैं क्या करूँ खाला, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, राहत मियाँ से बातचीत क्यों नहीं करती, राहत से बात क्यों नहीं करती। भाई हमें तो शर्म आती है। कौन बोली, हमीदा। ए है वो तुझे फाड़ ही तो खाएगा। बी अम्मा चिढ़ कर बोली, वो तो फाड़ के खा जाएगा, तू जैसे बोल रही है। नहीं तो, मगर मैं लाजवाब हो गई और फिर मस्कुट हो गई। बड़ी सोच विचार के बाद खल के कबाब बनाए गए। आज बी आपा भी कई बार मुस्कुरा पड़ी, चुपके से बोली, देखो हंसना नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं हंसूंगी, मैंने वादा किया। किसने, हमीदा ने। खाना खा लीजिए। मैंने चौकी पर खाने की सीनी रखते हुए कहा, फिर जो पट्टी के नीचे रखे हुए लोटे से हाथ धोते वक्त मेरी तरफ सर से पांव तक देखा तो मैं भागी वहां से। मेरा दिल धक धक करने लगा। यानी थोड़ा ये राहत साहब जो है ना, ये थोड़े ऐसे ही मिजाज के इंसान थे, आप समझ गए उनको इनकी निगाहें थोड़ी ठीक नहीं थी, इनके इरादे थोड़े पाक नहीं थे। अल्लाह तौबा, क्या खन्नास आंखें हैं, खन्नास है शैतान वाली आंखें। उसको इस निगाह से उसने देखा था। जा निगोड़ी, मारी अरी देखो तो सही, वो कैसा मुंह बनाता है। ए हे, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। आपा बी ने एक बार मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में इल्तिजा थी। यानी बी आपा खुद भी चाहती थी कि तू किसी तरह से बातचीत कर ताकि उसका रिश्ता हो जाए। उसके निगाहों में इल्तिजा थी, एक अरमान, एक इच्छा थी उसके दिल में थोड़ी सी। लौटी हुई बारातों का गुबार था और चौथी के पुराने जोड़ों की मानिंद उदासी। मैं सर झुकाए फिर खंबे से लग कर खड़ी हो गई। इसके पास और ऑप्शन नहीं बचा। राहत खामोश खाते रहे, मेरी तरफ न देखा। खली के कबाब खाते देखकर मुझे चाहिए था कि मजाक उड़ाऊं, कहा लगाऊं कि वाह जी वाह दूल्हा भाई, खले के कबाब खा रहे हो, मगर जानो किसी ने मेरा नरखरा दबोच लिया हो। इसका मन तो था कि जाए और दूल्हा भाई से क्या करे, मजाक उड़ाए उसका,
कि कितने मजे से खली के कबाब खा रहे हो। अब खली क्या होता है, ये वो खलीदार लेजेंड वाला खली नहीं है, वो बॉक्सर वाला खली नहीं है। खली कहते हैं वैसे तिल वगैरह के जो होता है ना, जब तेल वगैरह निकाला जाता है तो उससे जो बच जाता है खल, उस खल वगैरह के कबाब बनते हैं। उसके क्या बनते हैं, कबाब। उस कबाब से बड़े मजे से उड़ा रहे हो। पर मैं चाहती थी उससे मजाक बनाना, मैं चाहती हूँ मजाक उड़ाना, पर मानो किसी ने मेरा नरखरा पकड़ लिया। और नरखरा कहते हैं ये गले की जो हड्डी होती है उसको होता है नरखरा। किसी ने नरखरा दबोच लिया और मैं बोल नहीं पाई, मेरी आवाज नहीं निकल पाई। क्या हमारे यहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता? मैंने हल कर कहा। ये बात नहीं, कुछ अजीब सा मालूम होता है, कभी खली के कबाब तो कभी भूसे की तरकारी। मेरे तन बदन में आग लग गई। हम सूखी रोटी खा खा के उसे हाथी की खुराक दें, घी टपकते पराठे ठुसाएं, मेरी बी आपा को जुशांदा नसीब नहीं और उसे दूध से मलाई निकलवाएं। मैं भन्ना कर चली आई गुस्सा करके। बाकी सब वर्ड तो आसान है। एक वर्ड है जुशांदा। ये जुशांदा क्या होता है, जब बुखार वगैरह हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है तो जुशांदा एक तरह की दवाई होती है, ठीक है। तो उसकी आपा बड़ी बीमार सी रहती है, उसके जुशांदा नसीब नहीं है और उसके लिए बढ़िया दूध मलाई वाले उसको पेश किए जाते हैं। राहत ने फिर किसी बहाने से मुझे पुकारा। ओह, मैं जल गई। फिर बी आपा ने कटी हुई मुर्गी की तरह जो पलट कर देखा तो मुझे जाना ही पड़ा। आप हमसे खफा हो गई। राहत ने पानी का कटोरा लेकर मेरी कलाई पकड़ी। मेरा दम निकल गया और भागी तो हाथ झटक कर। क्या कह रहे थे? बी आपा ने शर्म हया से घुटती हुई आवाज में कहा। मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगी। कह रहे थे कि किसने पकाया खाना। वाह वाह जी, चाहता है खाता ही चला जाऊं, पकाने वाली के हाथ खा जाऊं। ओ नहीं नहीं, खा नहीं बल्कि चूम लूं, ऐसा कह रहे थे। जबकि ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा था, बस अपनी बड़ी बहन का क्या कर रही थी, दिल रख रही थी। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया और बी आपा का खुरदरा हल्दी धनिया की बसांद में सड़ा हुआ हाथ अपने हाथ से लगा लिया। मेरे आंसू निकल आए। ये हाथ, मैंने सोचा, जो सुबह से शाम तक मसाला पीसते हैं, पीसते हैं, गलत लिखा हुआ यहाँ पे, पानी भरते हैं, प्याज काटते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, जूते साफ करते हैं, ये बेकस गुलाम, बिल्कुल असहाय गुलाम सुबह से शाम तक जुटे ही रहती हैं। उनकी बेगार कब खत्म होगी? बेगार कहते हैं ऐसी मजदूरी जिसका कुछ मेहनताना ना मिलता हो। ये कहते थे उसका हाथ दिन भर कितने काम करते हैं, मसाला पीसते हैं, जूते साफ करते हैं, घर के सारे काम करते हैं, उनकी ये बिना मजदूरी वाली बेगार कब खत्म होगी? उनको तरस आ जाता अपनी बड़ी बहन पर। क्या उनका कोई खरीदार ना आएगा? क्या उन्हें भी कोई प्यार से ना चूमेगा? क्या उनमें भी कभी मेहंदी ना रचेगी? क्या उनमें कभी सुहाग का इत्र ना बसेगा? जी चाहा जोर से चीख पड़ूं, दिल कर रहा था जोर से रोने लग जाऊं। और क्या कह रहे थे? बी आपा के हाथ तो इतने खुरदुरे थे, पर आवाज इतनी सुरीली और मीठी थी कि अगर राहत के कान होते, मगर राहत के ना कान थे ना नाक, बस दोजख जैसा पेट था। देखो, था तो इंसान ही, पर यहाँ पर बात को इस तरह उसका कैरेक्टर बताया जा रहा है कि ना तो उसके कान थे ना उसकी आंखें थी। यानी वो बात को ना तो सुनता था ना ही देखता था, बस दोजख जैसा पेट था, बस खाने जैसे पेट था, बस दिन भर खिलाए जाओ, फोकड़े में मिल रहा और खाए जाओ। और कह रहे थे कि अपनी बी आपा से कहना कितना काम ना किया करें और जुशांदा पिया करें। तो बोली, चल झूठी। लड़कियां कैसे बात करती ऐसे, चल झूठी। अरे वाह, झूठे होंगे आपके वो। ये लड़कियां आपस में शरारत कर रही हो। अगर आपने एक विवाह फिल्म देखी होगी शाहिद कपूर वाली, तो आपको पता होगा लड़के किस तरह आपस में बात करती है। अरे चुप मुर्दार, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। देख तो स्वेटर बुन गया है, उन्हें दे आ, पर देख तुझे मेरी कसम मेरा नाम ना लीजियो। नहीं भी आपा, उन्हें ना दो वो स्वेटर। तुम्हारी इन मुट्ठी भर हड्डियों को स्वेटर की कितनी जरूरत है? मैंने कहना चाहा कि पर कह ना सकी। आपा भी, तुम खुद क्या क्या पहनोगी? अगर स्वेटर बना रही हो तो स्वेटर बुना कर उसको दे दोगी, तुम क्या पहनोगी? तुम्हारी मुट्ठी भर हड्डी जैसा तुम्हारा पतला शरीर, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, फिर तुम क्या पहनोगी? अरे मुझे क्या जरूरत है, चूल्हे के पास तो वैसे ही झुलस रहती है, यानी गर्मी रहती है। हमीदा, जा बाजार चली जा और गोखरू लिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे बताओ। हैं? मेरी जानी मुझे से पूछेगी? हाँ,
सुबह सुबह पीस कर निशास्ता इसलिए बनाया था कि पड़ा पड़ा ठंडा हो जाए। पी लूंगी, मर नहीं जाऊंगी। बाजार से गोखरू और सितारे लिया, कम पड़ गए हैं, लगाने हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं और आप क्यों मंगाए? चौथी का ये जोड़ा जिसकी बेटी पहनेगी वो ला कर दे। अरे काम पूरा करके दूंगी तो 4 टके मिलेंगे, घर में सौदा सुलफ आएगा। अब तेरे अब्बा तो रहे नहीं। तो मामू से कहिए ना कि जायदाद में जो हमारा हिस्सा है वो हमें दे। उसे बेचकर हमें बियापा का निकाह करना है। एक बार इशारा किया था, हिस्सा देना दूर, 4 पैसे का पोस्टकार्ड आता था, वो भी आना बंद हो गया। बहन गरीब और बेवा हो तो उसका कोई ना होता है भी अम्मी, सब होता है। अरे आप उनके गले में दुपट्टा डालकर बैठ जाइए कि मेरी बड़ी बेटी की उम्र निकली जा रही है, हमारा हिस्सा हमें दो। उठा लो। लो, मामू का नाम दिया, पोस्ट कार्ड हाजिर। आपके भाईजान का, जिन्होंने हमारा हिस्सा मार रखा है। अब अपने लाडले आपके भांजे राहत साहब को यहाँ भेज रहे हैं, 1-2 दिन नहीं, पूरे महीने रहने के लिए। 1 महीने के लिए? क्यों? कोई ट्रेनिंग है जिसके बाद नौकरी लगेगी। और आपके लिए हुक्म है, आराम से रखना, ग़िज़ा अच्छी देना, कपड़े रोज धुलवाना, सफेद बुर्राक। बियम्मा, मामू जान के तो दोनों वक्त गोश्त पकता है, नाश्ते में अंडे और पराठे। हम कहाँ से लाएंगे? और हमारे तो नया बिस्तर भी नहीं। उसकी मुझे फिक्र नहीं। तुझे देने के लिए जो नए रजाई गद्दे ट्रंक में रखे हैं। नहीं भी अम्मी, ना आपा के लिए बनाई गई चीजों को अब हाथ लगाया जाएगा और ना ही कोई हमारा हिस्सा मारकर हमारे हिस्से की रोटी तोड़ने यहाँ आएगा। डाकखाने से कार्ड लेकर आती हूँ, मना कर लिख दूंगी, रोकना मत। इस वक्त सो गई? आ गई तुम? अच्छा, ये तो बताओ कि इस मकान में तुम्हारे देवर का हिस्सा है? ओहो, फिर तो कुबरा की शादी के लिए इस मकान को ना तुम बेच सकती हो ना गिरवी रख सकती हो। कुछ यही समझो, मेरा देवर आया भी तो अगले साल आएगा। अच्छा, मेरे लिए तो एक और मुसीबत आ गई। मुमताज भाई का खत आया था, उनका बेटा राहत 1 महीने के लिए मेरे पास रहने आ रहा है। चलो शुक्र है, आना जाना तो शुरू हुआ। शादी हो गई उसकी? नहीं, बस एक वही बचा। तो फिर अल्लाह का नाम लेके रख लो उसे घर में। हाँ, और खूब खातिर तवाज़ु करो। जो ऐसे नहीं हुआ, हो सकता है वो वैसे हो जाए। अरे हो जाए? अरे क्या हो जाए? तुम्हें पटवारी की पहली बीवी याद है, जिसका मियाँ उसे छोड़ गया था? उसकी बेटी ने अपनी और अपनी छोटी बहन की नैया पार करा दी। एक लौंडा उस पे मर गया था, हाथ आके न दी, कहने लगी ना पहले मेरी छोटी बहन की शादी कराओ फिर मेरी शादी होगी। उसका एक चचाजाद भाई था, शहर आया जैसे राहत आ रहा है, बस उसे घर में रख लिया। ऐसी खातिर तवाज़ु की कि शीशे में उतार लिया। अरे वो लड़का तो अड़ गया, कहने लगा शादी करूंगा तो यही करूंगा, और हो गई। तुम भी यही करके देख लो। मैं क्या करके देखूं? मेरी कुबरा तो बड़ी सीधी है। तुम्हारी हमीदा तो तेज है, तुम्हारे समझावे में ना आए तो मैं समझा दूंगी कि हमीदा राहत को हंस बोल के ऐसा बच जाए कि उसकी समझ में आ जाए कि बीवी तो सीधी सादी सही, लेकिन चटक मटक साली जो मिल जाएगी, ऐसी साली आधी घरवाली के चक्कर में बहुत से मर्द फिसल जावे हैं। गरीबों की कचवाली बेटियां उठ जावे हैं। टांगे तोड़ती डाकखाने तक गई
और तुम कह रही हो कि कार्ड नहीं जाएगा। कार्ड जाएगा और जरूर जाएगा। मैं मेरी जनी मुझे पे हुक्म चलाती, तो होती कौन है? कौन होती हूँ मैं? अम्मी, ये तुम्हें अचानक हो क्या गया है? कुबरा को घर में नहीं बिठाना, उसका निकाह करना है। राहत का कुबरा से निकाह हो सकता है, इसलिए उसे घर में रखूंगी और खुश करूंगी, और तू मेरी मदद करेगी। जिन गरीबों की बेटियों के लिए पैगाम नहीं आता उनको ऐसा करना पड़ता है। मेरे अब्बा होते तो वो करते। अब तो फिक्र सकीना बहन की है। ये लो, अपनी चूड़ियां बेचने के लिए दी हैं, ताकि राहत को खिलाने के लिए कुछ ढंग का आ सके। बेटा, छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत कुछ करती हैं, तुम भी करके देखो। हो सकता है अल्लाह मियां अपनी बहन को सुहागन बनाने के सवाब में तुम्हें भी शरीक कर लो। हाँ? बॉबी जान, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गए राहत बेटा। आ गया जी। खुदा सलामत रखे, नौकरी मिले, बरकत हो। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, आपको सलाम भेजा और हमीद और कुबरा को दुआएं। सलामत रखे। बाहर सामान होगा, लड़कियों को भेजो। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो अब्बू जान मेरे से खुद कह रहे थे कि तू सारी दाल और सब्जियां लेके चला जा। वो तो मैं ही मना कराया। एक तो बार बार ना इतना मोटर में से बोरियां चढ़ाना और उतारना बहुत बड़ी कबाहत है। हाँ पर बेटा, अपने खेत की चीजें तो सौगात होती है। रहने दो फूफी, सब बेकार की बातें। यहाँ भी तो सब खेतों से ही आता है। वैसे हमीदा और कुबरा नहीं दिख रही, कहाँ है? घर ही में है। तुम थके मांदे आए हो, हाँ। कोठरी में चलकर कमर सीधी कर लो। मैं लड़कियों के हाथ शरबत भिजवाती हूँ। शरबत लेकर ना पा जाएंगी ना मैं। हमारे लिए उन खेतों के जिनस नहीं लाया जिसमें हमारा हिस्सा है। कानों की बालियां और जेवर बेचकर उसे आप खिलाओ, हमीदा बंदी नहीं जाएगी। ये किराए पर पानी मत फेर, अपनी सी करके मुझे देख लेने दे। नहीं होगा कुछ भी। होना होता तो तब नहीं हो जाता जब अब्बा जी की मैयत रखी थी और आप बेन कर रही थी कि मेरी बच्चियों का क्या होगा। तब ना मामू का कलेजा पिघला था और ना अब आपके भांजे का पिघलेगा। अरे तुम, ये क्या है? शरबत। क्या बात है, शरबत? खालिश शरबत है, खालिश। बैठो ना, खड़ी क्यों? बैठो बैठो। मुझे पता है हमारे शहर में भी शरबत मिलता है, मगर साले चीनी में घोल के पिला देते हैं। अच्छा ऐसा है, कल से मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा और दोपहर का खाना साथ लेके जाया करूंगा। अब्बू ने लिख दिया ना। अच्छा कुबरा कहाँ है, कर क्या रही है? तुम्हारे लिए पलके बिछाए बैठी है। अच्छा ऐसा है, सुबह निशास्ता पीता हूँ, कसम से ईमान जाग जाता है, वो भी बादाम डाल के। इतनी देर कहाँ थी? राहत के पास। तू बातें कर रही थी कि वो क्या कह रहा था? क्या जानना चाहती हैं? भी अम्मा वो खाऊ पीर है, पेट की दोजख भरने की फिक्र है उसे। सुबह को नाश्ता करेगा, दोपहर को खाना खाएगा, निशास्ते के लिए बादाम की गिरियां ले आइए। वो तान कर सोता रहेगा लेकिन तुम कुछ नहीं करोगी। खाना खिलाती रहोगी लेकिन बात नहीं करोगी। बड़ी होकर अब मैं छोटे से क्या कहूँ? ये बकरीद के दिन काम आएगी क्या? क्या? मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। हार कर खा नहीं जाएगा तुझे। मुझे क्या, हम सबको खाकर सटक जाएगा। देख, अगर नहीं चाहती हो कि सटक कर चला जाए तो फूफीजाद बहनों की तरह नहीं, सालियों की तरह हंसी ठट्ठा करके अपनी नीयत जाहिर कर दो कि तुम लोग क्या चाहते हो।
ताकि वो तुम्हें साली और कुबरा को होने वाली बीवी की नजर से देख सके। हंसी मजाक में दूर दराज के बहन भाइयों में शादी की नौबत आ जाती है। 2 जगह ऐसी बात शुरू हुई। हाँ, लड़की खूबसूरत नहीं थी। छोटी बहन ने शादी तक बात पहुंचा दी। अकेला रहता है, अकेला, घुलो मिलो उससे, और कुबरा उसका दिल जीते, खिदमत करे। कोफ्ते कैसे हैं? एकदम मस्त। और अब तो और भी अच्छे हो गए। अब तो क्यों? तुमने जो पूछा, नहीं तो तुम बात ही कहाँ करती थी। तुम करते थे? तो तुम टिकती कहाँ थी? खाना रखा, बर्तन उठाया, चल दी। ये कोई बात हुई? आज तो बैठी हूँ। तभी तो अच्छा लग रहा है। क्यों? इससे पहले अच्छी नहीं थी? नहीं, वो बात नहीं है। पहले ऐसा लगता था जैसे रिश्तों में बंधी हुई हो, जैसे बस हो के भी नहीं हो। अच्छा ठीक है, चलो फिर आज रिश्ता तोड़ दिया। अब बोलो। बहुत सी। और भी आपा? बहुत अच्छी है, 1-2 दिन से बोलने लगी है। पता है उनके लिए मोहल्ले वाली क्या कहती हैं बताओ? कोई तारीफ करती है क्या उसकी? कहती हैं आजकल की गोरी चमड़ी वाली लड़कियां आदमी की नाक में दम और सास का जीना हराम कर देती हैं। लेकिन हमारी कुबरा को जो ले जाएगा उसका घर बहिश्त बन जाएगा। तुम एक बात कहूँ अमिता, मेरे घर में भी 2 भाभियां हैं, खूब गोरी और खूब बड़े घर की। हमेशा श्रृंगार पट्टी में लगी रहती है, कभी बावर्ची खाने में झांक कर देखनी थी। अब मुझे जो सारा खाना नौकरानियों के हाथ से खाना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अपनी बेगम ले आइए ना, माशाल्लाह गबरू है, उम्र है, नौकरी है, फिर देर किस बात की? ले आऊंगा। कुबरा ले ऊन ले आई। आपा के स्वेटर के लिए? ये रंग आपा पर नहीं जाएगा। अरे इसके लिए नहीं, राहत के लिए उसका स्वेटर बनाएगी। राहत का? हाथों में छाले हैं और स्वेटर बुनेंगी आप? सबा की अम्मी ने कहा, मैंने कहा बना दूंगी। छालों में पट्टी बांध लूंगी। धंधे कितने घटाने बढ़ाने हैं तू बता देना। देख, तबीयत ठीक नहीं तब भी सब कुछ करती है। खुदा ने सूरत नहीं दी, इसीलिए राहत उसकी तरफ देखता नहीं। तू कुछ कर बेटा। स्वेटर देखकर राहत ने अपनी एक अबरू शरारत से ऊपर तान कर कहा। अबरू कहते हैं भौं को, आंखों पर तो ना भौं, एक भौं चढ़ा, बोला शरारत से। वो थाई शरीर आदमी नंबर का। क्या ये स्वेटर आपने बुना है? ये बोली नहीं तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मेरा जी चाहा क्या उसका मुंह नोच लूं कमीने, मिट्टी के तोदे। ये एक तरह की गाली है, ठीक, मिट्टी के तोदे। ये स्वेटर उन हाथों ने बुना है जो जीते जागते गुलाम हैं। उसके एक एक फंदे में किसी नसीबों जली के अरमानों की गर्दनें फंसी हुई हैं। ये उन हाथों का बुना हुआ है जो नन्हे नन्हे पंगूरे झिलाने के लिए बनाए गए हैं। पंगूरे कैसे कहते हैं? झूला। उनको थाम लो और मैं 2 पतवार बड़े से बड़े तूफान के थपेड़ों से तुम्हारी जिंदगी की नाव बचाकर पार लगा देंगे। ये सितार के गत ना बजा सकेंगे। इन हाथों ने कभी सितार के गत नहीं लगाए, सितार बजाना नहीं आया। मणिपुरी और भरतनाट्यम के मुद्रा ना दिखा सकेंगे। भरतनाट्यम जो संगीत और डांस का एक नृत्य की कला है, उसकी मुद्रा ना दिखा सकेंगे। उन्हें पियानो पर रक्स करना नहीं सिखाया गया। रक्स करना यानी नाचना, डांस करना नहीं सिखाया गया। इन्हें फूलों से खेलना नहीं नसीब हुआ, मगर ये हाथ तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक सिलाई करते हैं, साबुन और सोडे में डुबकियां लगाते हैं, चूल्हे की आंच सहते हैं, तुम्हारी गलाजतें धोते हैं, गलाजतें गंदगी धोते हैं, ताकि तुम उजले चट्टे बगुला भक्ति का ढोंग रचाए रहो। मेहनत ने इनमें जख्म डाल दिए हैं। इनमें एक भी चूड़ियां नहीं खनकती हैं। इन्हें कभी किसी ने प्यार से नहीं थामा। किनको नहीं थामा? कुबरा के हाथों को। ये स्वेटर तो आपको आप ही पहन लीजिए। देखिए ना आपका कुर्ता कितना बारीक है। जंगली बिल्ली की तरह मैंने उसका मुंह, नाक, गिरेबान और बाल नोच डाले, गुस्से में बहुत ज्यादा, और अपनी पलंगड़ी पर जा गिरी। बी आपा ने आखिरी रोटी डालकर जल्दी जल्दी तसले में हाथ धोए और आंचल से पूछती मेरे पास आ बैठी। वो बोले, उनसे ना रहा गया तो धड़कते हुए दिल से पूछा,
बी आपा, ये राहत भाई बड़े खराब आदमी हैं। फिर जिससे उसने हाथ पकड़ा था उसका, उससे समझ गया था कि इंसान सही आदमी नहीं है। मैंने सोचा कि आज सब कुछ बता दूंगी। वो तो कुबरा बोली क्यों? वो मुस्कुराई। मुझे अच्छे नहीं लगते। कौन बोला? हबीदा। देखे मेरी सारी चूड़ियां चूरा हो गई। मैंने कांपते हुए कहा। बड़े शरीर हैं, बहुत बदमाश हैं, शरारती हैं। उन्होंने रोमांटिक आवाज में शर्मा के कहा, बी आपा सुनो बी आपा, ये राहत अच्छे आदमी नहीं। मैंने सुलग कर कहा, गर्म होकर कहा। आज मैं अम्मा से कह दूंगी। क्या हुआ? बी अम्मा ने जानमाज बिछाते हुए कहा। देखो मेरी चूड़ियां बी अम्मा, राहत ने तोड़ डाली। बी अम्मा मसरत से बोली, मसरत ने खुशी से बोली। हाँ तो खूब किया, तू उसे सताती भी तो बहुत है। ए है तो दम काहे को निकल गया? बड़ी मोम की बनी हुई हो का? बड़ी मोम की बनी हुई हो कि हाथ लगाया और पिघल गई। फिर चमकार कर बोली, खैर तू भी चौथी में बदला ले लीजिए। ये कहते तू बहुत ज्यादा शरारत करती है इसलिए हाथ पकड़ लिया, इसमें क्या हो गया? वो इस बात को बड़ा नहीं मान रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, इस बात को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता कि किसी की बेटी को कोई हाथ इस तरह लगाए, लेकिन मजबूरी, गरीबी इंसान से क्या नहीं करवाती है, ये उसका एक निशान है उसका। कोई भी इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन ये इस बात को मजाक में उड़ा रहे हैं। बात को कोई बात नहीं, तोड़ दे, इसमें क्या? तू भी तो तंग करती है उसको बहुत ज्यादा। तो जब तेरी बहन की शादी हो जाए तो तू भी अपने बहनों को, अपने दुल्हा भाई को बहुत तू भी परेशान कर लियो, चौथी को तू भी बदला ले लीजियो। वो कसर निकालियो कि याद ही करें मियाँ जी। ये कहकर उन्होंने नीयत बांध ली, नमाज के लिए खड़ी थी। मुंह बोली बहन से। फिर कॉन्फ्रेंस सुनी यानी बातचीत हुई। ए हे तू बड़ी ही ठस है। ए हम तो अपने बहनोइयों का खुदा की कसम नाक में दम कर दिया करते थे। ये बात नहीं है बहन, आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैंगन होता है। बैंगन? थाली का बैंगन यानी डोलने वाला, दोनों तरफ जिधर झटका दो उधर ही लुढ़क जाएगा। मगर राहत तो बैंगन नहीं, अच्छा खासा पहाड़ है। झुकाव देने पर कहीं मैं ही नहीं पिस जाऊं, मैंने सोचा। फिर मैंने अपनी आपा की तरफ देखा। वो खामोश दहलीज पर आ बैठी, आटा गूंद रही थी और सब कुछ सुनती जा रही थी। उनका बस चलता तो जमीन की छाती फाड़कर अपने कंवारपने की लानत समेत उसमें समा जाती। मगर इशारों किनारों के बावजूद राहत मियाँ ना तो खुद मुंह से फूटे और ना ही उनके घर ही से पैगाम आया। ना तो राहत ने यह कहा कि मुझे शादी करनी है, ना ही उनके घर से किसी का ये पैगाम आया कि राहत की शादी यहाँ कर दी जाए और उसकी खातिरदारी में इतना पैसा लगा जो अलग। थक हार कर बी अम्मा ने पीरों के तोड़े गिरवी रख कर पीर मुश्किल कुशा की नियाज दिला डाली। ये मुश्किल कुशा है, गशा नहीं है। पीर मुश्किल कुशा ये लकब है किसका? हजरत अली का। उनको पीर मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। उनकी नियाज दिलवा डाली। दोपहर भर मोहल्ले टोले की लड़कियां सहन में उधम मचाती रही, सहन दालान चौक में उधम मचाती रही। बियापा शर्माई, लजाई मच्छरों वाली कोठरी में अपने खून की आखिरी बूंदें चुसाने को जा बैठी। खून की आखिरी बूंदें, उसकी हालत कितनी गंभीर थी। बियापा की सहेलियां उनको छेड़ रही थीं और वो खून की बची खुची बूंदों को ताव में ला रही थी। आज कई रोज से उनका बुखार नहीं उतरा था। थके हारे दिए की तरह उनका चेहरा एक बार टिमटिमाता और फिर बुझ जाता। बहुत तेज बुखार था उसे। इशारे से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अपना आंचल हटाकर नियाज के मलीदे की तश्तरी मुझे थमा दी। नियाज यानी फातिहा लगी हुई चीज, और मलीदा किसे कहते हैं? यानी आपने सुना दाल बाटी चूरमा, तो जो चूरमा होता है उसी को मलीदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलीदा। तश्तरी यानी थाली। तो मलीदे की जो थाली थी उसका हाथ में थमा दी, कपड़ा हटाकर ले और बहनोई को दिया। इस पर मौलवी साहब ने दम किया है। उनकी बुखार से दहकती हुई गरम गरम सांस मेरे कान में लगी। किसकी? बियापा की। ये मलीदा, उसने उछलते हुए दिल को काबू में रखते हुए कहा। उसके पैर लरज रहे थे यानी थर्रा रहे थे, धूज रहे थे, जैसे वो सांप की बाम्बी में घुस आई हो। बाम्बी सांप का बिल, बाम्बी नहीं सांप का बिल, घुस आई हो और फिर पहाड़ खिसका और मुंह खोल दिया। वो एकदम पीछे हट गई, मगर दूर कहीं बारात की शहनाइयों ने चीख लगाई, जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। कांपते हाथों से मुकद्दस मलीदे का निवाला बनाकर उसने राहत के मुंह की तरफ बढ़ा दिया।
बहन ने कहा ये मलिदे की थाली लेकर जा और अपने बहने को खिलाया, इसमें मौलवी साहब ने दम किया है जिससे उसके दिल पर थोड़ा फर्क पड़ेगा। और वो लेकर गई और राहत को अपने हाथ से खिला दिया। एक झटके से उसका हाथ पहाड़ की खो में डूबता चला गया। पहले उसने हाथ में तश्तरी थमाई के लिखा, उसने कहा तुम्हारा हाथ से खिलाओ, तो इसने अपना हाथ से खिलाने की कोशिश की और जैसे उसने उसके हाथ में मलिदा का एक निवाला बनाया और उसके हाथ में उसके मुंह में डाला, ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ की खो में, खोड़ कहते गुफा में, जैसे किसी पहाड़ की गुफा में चली गई हो। नीचे ताफुन और तारीकी के अथाह गार की गहराइयों में एक बड़ी सी चट्टान ने उसकी चीख को घोंट दिया और उसने एक हाथ से उसको खींच लिया। नियाज के मलिदे के रकाबी हाथ से छूटकर लालटेन के ऊपर गिरी और लालटेन ने जमीन पर गिरकर 2-4 सिसकियां भरी और गुल हो गई, यानी बुझ गई। बाहर आंगन में मोहल्ले की बहु बेटियां मुश्किल कुशा की शान में गीत गा रही थीं। सुबह की गाड़ी से राहत मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हुआ रवाना हो गया। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसे जल्दी थी। उसके बाद उस घर में कभी अंडे ना तले गए, पराठे ना सिके और स्वेटर ना बुने गए। दिक ने जो एक अरसे से बी आपा की ताक में भागे पीछे पीछे आ रही थी, एक ही जस्त में उन्हें दबोच लिया और उन्होंने चुपचाप अपना नामुराद वजूद उसकी आगोश में सौंप दिया। दिक बुखार बहुत दिन से उनको लगा हुआ था और बुखार बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बुखार एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ गया, एक झटके में बुखार में उन्होंने अपना वजूद उसमें सौंप दिया, उसके आगोश में सौंप दिया। वजूद, उनका अस्तित्व, नामुराद जिसकी कोई वजूद ना हो, नामुराद जिसका कोई वजूद ना हो, नामुराद वजूद जो कोई कैपेबल ना हो, जिसकी कोई हैसियत ना हो, एक ऐसे नामुराद वजूद को उसने उसकी वो आगोश में सौंप दिया, यानी वो मर गई। और लाऊं? नहीं, यहाँ आ बैठ और बता कि बात आगे बढ़ी कि नहीं। हमीदा ने कुछ किया? जादू कर दिया है, जादू। राहत कर जल्दी आने लगा है, हंसने बोलने लगा है। रात को हमीदा और कुबरा के साथ चौपड़ खेलता। मैं न कहती थी हमीदा उसके साथ सालियों का बर्ताव करेगी तो वो समझने लगेगा कि रिश्ते की सोच रहे और उसका रवैया बदल जाएगा। रवैया तो बिल्कुल बदल गया है। बस हम लड़कियों के साथ जरा थोड़ा और उठ बैठ ले, फिर वो आजमाया हुआ नुस्खा आजमाऊंगी कि बस देख। खाला, अब आपके कहे पर बिल्कुल नहीं चलूंगी। लड़की आपा तो संभाल। अरे हुआ क्या है? ठीका मुश्ती की, देखिए ना, मेरी सारी चूड़ियां तोड़ डाली। नोज, तू मजाक करेगी और वो नहीं करेगा। मजाक नहीं, मैं स्वेटर देने गई थी। लो हो गया खड़ा। और बाहें फैलाइए। क्यों, झाड़ा लोगी मेरा? जी नहीं, आपा ने आपके लिए स्वेटर बनाया है, नाप कर देखना है कि लंबाई ठीक है या नहीं। मेरे लिए बनाया? कुबरा ने बनाया? बहुत बढ़िया है। ये रेशमी चादर और तकिया देख रहे हैं, आपा के जहेज के हैं, भी अम्मा ने उनके लिए रखे हैं, पर आपा ने तो आपके लिए बिछा दिए। इतना ख्याल है आपका, इतने अच्छे दिल की है मेरी आपा। तुमको नहीं है ख्याल? है बेटा? छोटी बहन हूँ तो मुझे भी होगा। बोलो ना। जरा आप नाप लेने दीजिए। रुको ना। छोड़िए। सुनो ना। रात में छोड़िए। अरे छोड़िए। ये ले, इतनी सी बात है, तू उठवा इतना इसी पर पिनपिना रही है। क्यों, ये इतनी सी बात है? तो काहे को मरी जा रही है? तो कोई मोम की बनी है कि हाथ लगाया और पिघल गए? फिक्र क्यों करती है? निकाह हो लेने दे, फिर गिन गिन के बदले निकलवा ली जो मियाँ जी से, जैसे सालियाँ निकाले हैं।
मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे तो बात करना नहीं आती, शर्म आती है, लेकिन तुझसे तो खूब बातें करते हैं। मेरे बारे में क्या कहते हैं बता ना। अरे आपको तो बुखार है। कल से हल्का सा है, लेकिन गोली ले ली है। बता ना, मैं पसंद हूँ? क्या कहते हैं? बताऊं? अच्छे आदमी नहीं, बदमाश हैं, खुदगर्ज हैं, बस अपना पेट भरने से मतलब है। आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से आपसे बात कर लेते हैं, वरना निगाह मुझ पर है। दिल रखने को झूठ कहा था कि आपका स्वेटर पसंद आया, वरना उसकी आड़ लेकर मेरे बदन पर हाथ डालना चाहा था। इस भरम से निकलिए कि वो आपके होंगे। कुबरा, कुबरा, एक अच्छी खबर सुन। ट्रेनिंग खत्म हो गई और राहत नहीं जा रहे। कह रहे थे कुछ दिन और रुकेंगे। दिल लग गया है उसका। तेरे मामू जान को भी कहलवा दिया है। खुदा ने हमारी सुन ली। इंशाल्लाह अब तेरा कुछ हो जाएगा। अब हम अपने घर नियाज दिलवाएंगे। हमीदा, और काम छोड़कर इधर आ। अरे आ रही हूँ, क्या है? ये क्या कर रही हैं? इसे बिछवा। कौन आ रहा है? नियाज दिलवानी है, मौलवी साहब आ रहे हैं। कुबरा मलीदे की रोटी बना रही है। रोटी बना रही है? हाथ लगवा। अम्मी, उन्हें 2 दिन से बुखार है। और ये अचानक नियाज क्यों? राहत रुक गया है। मौलवी साहब ने नियाज देने को कहा है। पर क्यों, किस लिए? निकाह के बाद राहत की ज़बान पर आ जाए और भाईजान मान जाए। और एक बात, मलीदे की रोटी कुबरा बना रही है, खिलाने जाएगी तू। क्या? मौलवी साहब, ये मेरी मुंह बोली बहन है, इसकी एक बेटी है। मौलवी साहब, वो आपने जैसे बुर्जों वाली की बेटी के लिए किया था, वैसा ही इनकी बेटी के लिए हो जाए तो। लड़की और जिसके साथ निकाह मकसूद है उसका नाम बता। लड़की का नाम कुबरा और उसका राहत अली, मेरे भाई का बेटा है। अड़चन क्या है? लड़का तैयार दिख रहा है, भाईजान का पता नहीं। मौलवी साहब, ऐसा है कि इसकी एक छोटी बेटी है, बहुत खूबसूरत है। उसका ध्यान छोटी बेटी की तरफ से हटके इनकी बड़ी बेटी कुबरा की तरफ हो जाए। बेहतर है। दुआ के लिए हाथ उठाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन। बड़ी बेटी का हाथ रखवा कर छोटी खिलाए। ऐसा क्यों मौलवी साहब? जो खिलाएगा उसका दिल उससे हट जाएगा। तुझे बुखार था, फिर भी तुझसे मलीदे की रोटी बनवाई। जरूरी था मेरे बच्चे। मौलवी साहब ने इस पर अमल किया है। अपना हाथ इस पर रख दे। पीर मुर्शिद की मेहर हो। जा मेरे बच्चे, एक गोली और खा लीजिए, आराम कर लीजिए। इसे ले जाए। कहाँ? राहत को देने के लिए। नियाज आपा के लिए है तो मैं क्यों लेके जाऊं? तेरे लिए भी है। मौलवी साहब ने कहा है मलीदे की रोटी कुबरा बनाए और राहत को खिलाने तू जाए। मैं जाऊं खिलाने, वो जो मुझे कच्चा खाने को बैठा है? इसीलिए मौलवी साहब ने कहा है कि जिससे नजर हटवानी हो मलीदे की रोटी उसी के हाथ से खिलवाए। अम्मी, तुम्हें यकीन है इन बातों पर? तू क्या समझती है? मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे कुबरा भी अजीज है।
तुम दोनों को कुछ ना हो इसीलिए न्याज दिलवाई है। जिस दिन मैं न रही मेरी बच्ची, तू तो जी लेगी। कुबरा का क्या होगा? अम्मी ने न्याज दिलाई है, मलिदा खा लीजिए। किस बात की? पता नहीं, खा लीजिए। मुझे जाना है, जल्दी खा लीजिए। अच्छा, अपने हाथ से खिलाओगे तो खा लो, नहीं तो नहीं खाऊंगा, ठीक है? और फिर उस सैदरी में चौकी पर साफ सुथरी जाजिम बिछाई गई। वापस क्या है, सैदरी में उस चौक में क्या किया गया, एक जाजिम, एक चटाई बिछाई गई। मोहल्ले बहु बेटियां जुड़ी आकर बैठी। कफन का सफेद सफेद लट्ठा, लट्ठा किसे कहते हैं, कपड़े का जो बंडल होता है, कपड़े का जो थान होता है, लट्ठा कहते हैं, मौत के आंचल की तरह बी अम्मा के सामने फैल गया। तहम्मुल के बोझ से उनका चेहरा लरज रहा था। बाएं अबरू फड़क रही थी। बाएं अबरू, अबरू कहते हैं भौं को, और यहाँ कहते हैं बाएं आंख फड़कना, कुछ मनुज काम होना, कुछ अपशकुन काम होना, ऐसा मानते हैं। हालांकि इस्लाम इन चीज की इजाजत नहीं देता, इस्लाम इन चीजों की कोई वक़्त नहीं है। बाएं अबरू फड़क रही थी। गालों की सुनसान झुर्रियां भाएं भाएं कर रही थी, जैसे उनमें लाखों अजदहे फनकार रहे हों। अजदहे किसे कहते हैं, अजगर सांप को कहते हैं। लट्ठे की कान निकाल कर उन्होंने चौ पर तय किया और उनके दिल में अनगिनत कैंचियां चल गई। आज उनके चेहरे पर भयानक सुकून और हरा भरा इत्मीनान था, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि दूसरे जोड़ों की तरह चौथी का ये जोड़ा सीता ना जाएगा, नहीं वेस्ट ना जाएगा। एकदम सैदरी में बैठी लड़कियां बालियां मैनाओं की तरह चहकने लगी, ये चिपकना हो गया, चहकने लगी। हमीदा माजी को दूर झटक कर उनके साथ जा मिली। लाल टोर पर सफेद गजी का निशान, उसकी सुर्खी में ना जाने कितनी मासूम दुल्हनों का सुहाग रचा है, और सफेदी में कितनी नामुराद कुंवारियों के कफन की सफेदी डूब कर उभरी है। और फिर सब एकदम खामोश हो गए। बी अम्मा ने आखिरी टांका भर के डोरा तोड़ लिया। दो मोटे मोटे आंसू उनके रुई जैसे नरम गालों पर धीरे धीरे रेंगने लगे। उनके चेहरे की शिकनों में से रोशनी की किरणें फूट निकली और वो मुस्कुरा दी, जैसे आज उन्हें इत्मीनान हो गया कि उनकी कुबरा का सोहा जोड़ा बनकर तैयार हो गया हो और कोई दम में शहनाइयां बज उठेंगी। यानी कि इस आखिरी वक्त में जब वो अपनी बेटी का कफन सी रही है, तो उसको लग रहा है कि अब उसके सुहाग का जोड़ा क्या हो गया है, तैयार हो गया। उसके लिए जिंदगी भर ये चिंता थी, एक फिक्र थी कि उसकी बेटी का क्या होगा। आप एक बात को, इस पूरी कहानी का जो लास्ट का, इसका क्या कह सकते हैं, सीक्वल है, इस कहानी का जो क्लाइमैक्स जो है, उसमें आप ये बात देखें, इस बात को अंदाजा लगाएं, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, जानबूझकर तो मार नहीं सकता, है ना, भूखा तो रख नहीं सकता, जानबूझ को मार सकता।
इंसान खुद ही भूख से मर जाए, बीमारी से मर जाए अलग बात है, पर उसके लिए कोशिश पूरी की जाती है उसे बचाने की, उसे घर में रखने की। अब चाहे कितना भी गरीब घर हो, कितनी भी परेशानी हो, जानबूझ के टूपा नहीं दिया सकता, जानबूझ को मारा नहीं जा सकता। उसकी ज़िंदगी बड़ी फिक्र थी कि उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी बेटी का सुहाग कैसे बसेगा, उसका घर कैसे बसेगा। उसकी ज़िंदगी में हमेशा चिंता थी। वो हमेशा उसके लिए कुछ सोचती थी कि उसके लिए क्या बनाऊं, एक सुहाग का जोड़ा बनाऊं और उसके लिए शादी का इंतज़ाम करूं। पर कहाँ से लाए पैसा, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो उसने कोशिश की कि अपने मझले भाई के बेटे राहत से उसके लिए कुछ कर दे, रिश्ता उससे हो जाए, ताकि उसको इतना ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े और बात घर की घर में रह जाए। पर ऐसा होता नहीं है और बात कुछ और ही हो पड़ती है और वो बुखार से बीमार होकर मर जाती है। वो उसका कफन सीती है तो मानो उसकी ज़िंदगी में इस बात की खुशी आ गई हो कि चलो फाइनली इसका कुछ ना कुछ तो हो गया। जिसके लिए उसे क्या बनना था, सुहाग के लिए जोड़ा बनाना था, उसके लिए कफन बना दिया। उसको लगा बस मेरी बेटी अब क्या हो गई, विदा हो गई। देखा जाए इस छोटी से अफसाने में, इस मुख्तसर से अफसाने में बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर मैं समझता हूँ कि इस मोबाइल के ज़माने में आप बहुत कुछ मुझसे ज़्यादा जानते हैं, या यूँ कह सकता हूँ कि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हैं कि आप इतनी गहरी बातों में जा के पहुँचे। लेकिन एक समझ, एक गरीबी की, गुर्बत की हालत को इसमें एक निशान बनाया है, एक निशाना बनाया है कि गरीब इंसानों की ज़िंदगी भी कैसी बदतर हुआ करती है और गुर्बत में उनको कैसे कैसे हालातों से दो चार होना पड़ता है। कुछ इस तरह की बात इन्होंने सामने पेश की है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों भाग आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई कमी रह गई है, कोई क्यूरी रह गई, कोई सवाल रह गया है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि मैं आपकी क्यूरी उसमें दूर कर सकूँ। और अगर कोई ऐसा अल्फाज जो मेरे पढ़ने में फ़्लो में रह गया हो, उसका मानी अगर मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ये आपके चैप्टर के पीछे भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी समझ सकते हैं। और अगर आपको वो मुश्किल अल्फाज मानी समझ में नहीं आते हैं तो आप नीचे बता दीजिएगा, मैं हिंदी में, इंग्लिश में सभी में आपको उसका ट्रांसलेट करके बता दूंगा। तो मिलता हूँ बच्चों में आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। और बताइएगा ये नया कॉन्सेप्ट, नया फीचर आपको कैसा लगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।